सर्वेभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। Thank you, Prati. Now we start here. Today, the topic of our national workshop is e-resources, access and practices. Just because choosing of this topic, we are celebrating here Reading Mission 2022. Under this mission, please unmute. As we know, 19 June is we are celebrating as a रीडिंग डे एंड आफ्टर दिस पूरा वीक जो है वो रीडिंग वीक के तौर पर बनाया जाता है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज ये सेमिनार हमारे यहाँ पर की गई है। स्पेशली कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे सभी लोग लाइब्रेरी में ना तो जा पा रहे हैं, ना किताबों से जुड़ पा रहे हैं। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चूज किया है ताकि लोग ये इंटरनेट के थ्रू जो है इस वेबिनार के थ्रू ये जान सके कहाँ से वो किताबें पढ़ सकते हैं, कहाँ से रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, ताकि उनका स्ट्रेस जो इस कोविड-19 के दौरान वे झेल रहे हैं उसको कम किया जा सके। वैसे भी बुक्स हमारी सबसे अच्छी वो रही है, फ्रेंड रहती है। इसकी शुरुआत जो है 1996 में केरला से की गई थी, जहाँ पे P.N. पेनकर जी ने सबसे पहले लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी शुरू की थी। उनको ही एट्रीब्यूट देते हुए 19 जून को वहाँ पर केरला सरकार ने रीडिंग मिशन शुरू किया था और उसके बाद 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी कि 19 जून एज ए रीडिंग डे बनाया जाएगा और उसके बाद पूरे वीक को एज ए रीडिंग वीक वी विल सेलिब्रेट। उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 300 मिलियन लोगों को इससे जोड़ा जा सके ताकि लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट शुरू की जा सके। नाउ आई फॉर्मली स्टार्ट माय दिस वर्कशॉप। So first I would like to invite my first guest, Dr. Anita Rathore, presently working as a principal of Manyawar Kashiram Government Degree College, Gabana, Aligarh, UP. Ma'am, basically I want to introduce first you. Ma'am basically belongs to Kanpur, but most of time of his career he spent in Noida. Ma'am है लगभग 25 years का उनका पास एजुकेशन है और वो काफ़ी स्टूडेंट्स और अपने कोलीग्स में काफ़ी अपनी पॉजिटिव केयरिंग और डिसिप्लिन नेचर के लिए काफ़ी फेमस रही है, पॉपुलर भी रही है। साथ ही वो उनके जो स्टाफ है उनके अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेट विजन के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्य करती हैं। मैडम एक फेमिनिस्ट राइटर भी है जिनकी एक बुक है इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म। नाउ मैम अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैम मैं फिर से कहूँगी, पिछली वेबिनार में हम भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मैम प्लीज से समथिंग, सम ब्लेसिंग वर्ड्स फॉर अस। अनीता राठौर मैम। Thank you, Santa. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Government PG College Deoband की principal Dr. Monica Singh, Honorable Chief Guest Dr. Vijay Shankar Sir, former Principal Government College, Department of Higher Education, Uttar Pradesh. Keynote Speaker Dr. J. Siddiqui, HOD DLIS, CCS University Meerut. Resource persons Mr. P.K. Singh and Dr. Devendra Kumar and other esteemed participants. सर्वप्रथम मैं देवबंद महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मोनिका सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने महाविद्यालय के इस द्वितीय वेबिनार में मुझे एक बार पुनः प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं महाविद्यालय की प्राचार्य तथा महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक ई-रिसोर्सेज, एक्सेस एंड प्रैक्टिसेस वास्तव में अत्यंत एप्ट एवं समयोचित है, समय की मांग के अनुरूप है। As far as I understand, e-resources अर्थात those resources
systems and networks, which include e-journals, e-books, internet resources, and wireless publishing, etc. तो मुझे लगता है कि टॉपिक बड़ा एप्ट है क्योंकि शायद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेबिनार इज टुडे to understand e-resources, access to those e-resources, and also to put it into practice. The other objective of the webinar, as I understand, is to commemorate the death anniversary of late Sri P.N. Panikkar, who is also known as the father of library movement in Kerala. उन जैसा आपसे बताया जाता समता ने बताया, मुझे भी उतना ही पता है कि राज्य सरकार 1993 से जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से पनिकर फाउंडेशन की सहायता से एक अभियान चला रही है, जिसके तहत 19 जून को रीडिंग डे के रूप में, कमिंग वीक रीडिंग वीक तथा कमिंग मंथ रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 जून 2017 को 22वें राष्ट्रीय रीडिंग डे और रीडिंग मंथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और नागरिकों में पढ़ने की आदत विकसित करने और वर्ष 2022 तक 300 मिलियन लोगों तक रीडिंग हैबिट डेवलप करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पनिकर फाउंडेशन सजेस्ट सम एक्टिविटीज इन टीचिंग इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल, Panikkar Foundation suggests that we should take a digital reading play, and also the institute should organize a workshop or webinar on the importance of reading. So much emphasis on the importance of reading. So now a question comes: why reading has become so much important, or why so much emphasis on reading? As far as I understand, I will open my statement. बड़े फेमस एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन अपने एसे ऑफ स्टडीज में कहते हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन यानी व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए रीडिंग एक अहम रोल अदा करता है। रीडिंग हेल्प्स अस ग्रो मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, कुछ किताब पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, तो इट broadens our horizon. It gives us new insights into learning, new things we understand and learn. और देखो उसी में आगे कहते हैं, स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए क्योंकि नंबर 1, रीडिंग गिव्स अस डिलाइट, इट गिव्स अस हैप्पीनेस। पढ़ने से जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, जो रस की प्राप्ति होती है, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड। इट गिव्स अस डिलाइट, रीडिंग गिव्स अस डिलाइट, इट ऑर्नामेंट्स आवर पर्सनालिटी, इट डेकोरेट्स आवर पर्सनालिटी। जिस प्रकार से अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, मेकअप करते हैं कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व अच्छा लगे, इस प्रकार से रीडिंग हमारे इनर व्यक्तित्व को, इनर पर्सनालिटी को डेकोरेट। It makes us happy. So reading gives us delight, ornament, and it makes us happy. और रीडिंग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो निधि प्राप्त होती है, मुझे संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यानी कि जो रीडिंग से जो विद्या रूपी धन प्राप्त होता है, उसे न चोर चुरा सकता है, न राजा हार सकता है, न भाई बंटवारा कर सकते हैं, न कि वो भारी लगता है। व्यय वर्धते एव नित्यम, ये ऐसा धन है कि हम जिसे जितना व्यय करते हैं उतना ज्यादा उसका वर्धन होता है, उतना ज्यादा बढ़ता है। धनम सर्वधन प्रधानम, धन सर्वश्रेष्ठ धन होता है। I also understand that मुझे समझ में आता है reading is important because reading helps us discover ourselves. Reading helps us in our introspection. जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम लेख पढ़ते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, so we are able to forget our emotions. Reading leads to catharsis, purgation of emotions. बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो लॉज्ड होते हैं,
बहुत सारे इमोशंस, वेदर इट इज द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, हेट्रेड, एंगर, लव, पिटी, फियर, तो दीज इमोशंस आर लॉज्ड इन आवर बॉडी, और किताबें पढ़ने के द्वारा, रीडिंग के द्वारा इन इमोशंस का परगेशन होता है। ये इमोशंस वेंट होते रहते हैं, जो पर्सनालिटी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So reading helps us discover ourselves. Reading also helps in focus and concentration. We all understand, बड़ा आजकल बड़ी फास्ट लाइफ चल रही है, इंटरनेट का टाइम चल रहा है। इंटरनेट बिल्कुल रेवोल्यूशन ले आया, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड। एक बटन की दूरी पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कंप्यूटर में एक बटन दबाते हो और आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। जो भी कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में चाहिए, किसी राइटर के बारे में चाहिए, सब चीज अवेलेबल है। मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो कभी अगर हमारा कॉलेज मिस हो जाता था, तो पोएम अगर टीचर से हम नहीं पढ़ पाते थे, तो इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पोएम, और हम टीचर्स के पीछे पीछे घुमा करते थे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि उस दिन क्लास मिस हो गई। आजकल पढ़ाई इजी है, अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, आप कॉलेज नहीं भी जा पाते हो, तो आप कंप्यूटर में वो लाइन टाइप करिए और हजारों इंटरप्रिटेशन उस लाइन के आ जाते हैं, अलग अलग एंगल से उस लाइन का एक्सप्लेनेशन आ। बड़े सारे टूल्स हैं, इंटरनेट हैज मेड लाइफ वेरी इजी, इस प्रकार के टूल्स अवेलेबल हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक्चुअली नोटिस कर रही थी कि जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए आपकी सपोज इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, सपोज इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इफ यू वांट टू राइट समथिंग और आपको लगता है कि चेक करूं मैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही है कि नहीं सही है, तो इंटरनेट पे टूल्स है इस प्रकार के, जो जैसे ही आप अपलोड करते हो तो वो टूल्स आपको बता देते हैं दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, और ना खाली ये बता देते हैं बल्कि ये भी सजेस्ट करते हैं साथ में कि इस वर्ड को इससे रिप्लेस करें या ये टेंस यहाँ पे करेक्ट। तो लाइफ बड़ी इजी कर दी है इंटरनेट ने, लेकिन उसका नुकसान ये हो गया है कि फिर आपको भाषा पर कमांड कभी नहीं आता, आप थॉरली स्टडी कभी नहीं करते हो, क्योंकि इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाता है। दूसरी बात करें, यदि इंटरनेट के पॉजिटिव साइड की बात करें, कंप्यूटर के पॉजिटिव, टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव साइड की बात करें, तो दूसरों के मुझे समझ में आ रहा है प्लेगरिज्म की यदि हम बात करें, हम सब टीचिंग लाइन से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे हम अपने जब आर्टिकल लिखते हैं, जब हम अपना कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, और पेपर जब हम छपवाना चाहते हैं, तो कभी कभी हम कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, कभी हम कोई लाइन भी ले लेते हैं उसमें, तो तुरंत उसमें छप नहीं पाता है, प्लेगरिज्म का पॉइंट आ जाता है। तो इस प्रकार के टूल्स हैं जो आपको बता देते हैं कि इतना परसेंट आपका प्लेगरिज्म है, और साथ ही में वो टूल्स आपको बताते हैं कि आप इस वर्ड को इससे रिप्लेस कर दीजिए तो प्लेगरिज्म खत्म हो जाए। वो बड़ा इजी हो गया है। मुझे ये भी याद है कि हम लोग जब रिसर्च करते थे, मैंने 90 में पीएचडी किया, 90 में एमफिल किया, तो हम जब रिसर्च कर रहे होते थे तो हमें सब्जेक्ट मटेरियल नहीं मिलता। माय थीसिस वाज ऑन हाफिज एंड टैगोर, हाफिज वाज अ पर्शियन पोएट जिस पर मटेरियल नहीं मिला करता था, तो हमें बहुत भटकना पड़ता था लाइब्रेरी से लाइब्रेरी, कभी हम एएमयू लाइब्रेरी, कभी बीयू, कभी कानपुर आईआईटी, कभी और लाइब्रेरीज हम भटकते थे मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। आजकल बड़ा इजी है, आजकल आप रिसर्च कर रहे हो, आपको किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसको टाइप करिए और आपको घर बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट वे लाइफ हैज बिकम इजी, बट एट द सेम टाइम जो मुझे नुकसान समझ में आता है, जिसलिए कि रीडिंग इम्पोर्टेंट है या रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, शुड बी कल्टिवेटेड, कि इंटरनेट इज किलिंग आवर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जो एक क्षण में, जो 1 मिनट में जो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन, सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मुझे याद आ रहा है जॉर्ज ऑरवेल एक इंग्लिश में नॉवेलिस्ट है, जिनकी एक बड़ी फेमस नॉवेल है 1984। 1984 बुक की ओपनिंग लाइन्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 30। I repeat the opening lines of the novel. It was a bright, cold day in April, and the clocks were striking 30. So immediately your curiosity is aroused. Immediately you get interested. See what is there, what is going to come next in the novel. Because bright, cold day in April.
If it is bright, it will not be cold. If it is cold, it will not be bright. Oxymoron, of course. And then the clocks were striking 30. We all know clocks strike till 12 only. So the clocks were striking 13. So writing के द्वारा जॉर्ज ऑरवेल शायद किसी ग्लूमी डे को, किसी डिप्रेसिंग डे को अपनी इमेजिनेशन के द्वारा हैप्पी पेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस प्रकार से हमारी इमेजिनेशन तुरंत खुल जाती है और हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं वो नॉवेल पढ़ने के लिए। मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है। हम जब इंटरमीडिएट में थे तो हमारे यहाँ हिंदी में एक पोयम चला करती थी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, उद्धव शतक। मेरे ख्याल में बहुत लोगों ने पढ़ी होगी उद्धव शतक। एक पोयम थी जिसमें रत्नाकर बात करते हैं कि किस प्रकार से उद्धव आए हैं भगवान कृष्ण का संदेश लेके और गोपियों को वो संदेश गया है और किस प्रकार से गोपियां दौड़ी दौड़ी अपना संदेश लेके आए। मुझे वो पोयम याद रह जाती है क्योंकि वो पोयम मुझे बहुत अपील किया था उस पोयम ने। स्पेशली 12th में थी, बड़ी टेंडर एज होती है तो इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है उस समय। और पोयम की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। पोयम इस प्रकार से है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, खुद ब्रज गावन में पावन जगह लगी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, खुद ब्रज गावन में पावन जगह लगी। ग्वालिन के झोर झोर दौर दौर नंद पौर आवन तबह लगी। और जो लाइन मुझे अच्छी लगती है, उजा के पद कंजन के पंजन पे पेक पेक पाती छाती छोहन तबह लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, पूछन तबह लगी। ब्यूटीफुल लाइन। उजा के पद कंजन के पंजन पे, जब गोपियों को पता चलता है कि उद्धव आए इस कृष्ण का संदेश लेके, तो गोपियां ग्वालिन के झोर झोर, किस प्रकार से ग्वालिनों का ग्रुप दौड़ दौड़ के वो नंद बाबा की पौड़ी के पास पहुंचते हैं और उछक के और कंजन के पंजन पे, अपने पंजों पे वो खड़ी होके झांक की कोशिश कर रही है। पेट पेट पाती छाती चूहन समय लगी। वो अपना संदेश, अपनी पाती, अपना मैसेज प्राप्त करने का इंतजार कर रही है। तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो, तुरंत आपकी इमेजिनेशन एकदम सजीव हो उठती है। तुरंत आपके दिमाग में एक कल्पना आ जाती है, आपके आगे एक पिक्चर आ जाती है कि किस प्रकार का वो दृश्य रहा होगा। जरूर वो सुंदर सा इमेजिनेशन ही है। जब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि 10,000 saw I at a glance, वर्ड्सवर्थ कहते हैं I was wandering lonely as a cloud when I saw a host of golden daffodils. तो इमेजिनेशन है। अगर मैं इसलिए बात कर रही हूँ इमेजिनेशन की रीडिंग की, क्योंकि एक तरफ आप पोयम पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पोयम की पिक्चर दिखाई जा रही है। यदि आप नेट पे देखते हैं और नेट पे आप डैफोडिल्स पढ़ते हैं, सामने आपको डैफोडिल्स दिख गया और जो पोएट डैफोडिल्स के बारे में बता रहा है, जब वो चीज सामने दिख गई तो इमेजिनेशन आपकी फिट होती है। और जब पोएट कहता है कि आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग एंड आई सॉ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ 10,000 could see I at a glance, कि 10,000 करीब इन्यूमरेबल डैफोडिल्स थे और वो पतली पतली टहनियों वाले, दे आर entangled among them, so beautiful yellow flowers looking at sun। और कहता है जहाँ पे वो डैफोडिल्स है उसके बगल में एक लेक में डैफोडिल्स का प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्योंकि ब्रीज है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो पानी में हल्का सा कंपन है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि वो डैफोडिल्स उसमें डांस कर रहे हैं। तो आपकी इमेजिनेशन, आप आंख मूंदते हैं और आप इमेजिन करने लग जाते हैं दृश्य कि ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन कि डैफोडिल्स, थाउजेंड्स ऑफ येलो डैफोडिल्स, और कुछ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, लेक से रिफ्लेक्शन आ रहा है। And the poet says, who would not be happy, who would not be gay in such a jocund company? He says, when oft in my couch in lie, in vacant or in pensive mood, they flash toward the inward eye, which is the bliss of solitude. So reading helps us in maintaining, preserving our imagination. शकुंतला की कालिदास की शकुंतला या शेक्सपियर की क्लियोपैट्रा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन में खूबसूरती होती है उनकी, वो वास्तविकता में नहीं होती है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आई होप आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
इससे पहले मैं बादलपुर कॉलेज में थी और वहाँ एमए इंग्लिश है, तो एमए में मुझे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पढ़ाने का मौका मिला। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा मैंने एज स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ी थी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, तो जब पढ़ाने का मुझे मौका मिला और जिस प्रकार से शेक्सपियर क्लियोपैट्रा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, हाउ मैग्नेटिक पर्सनालिटी शी हैड, हाउ कैरिज्मेटिक, हाउ लाइक अ सेडक्ट्रेस एंड स्टिल ब्यूटीफुल एंड स्टिल वॉलेटाइल, और किस प्रकार की वो क्लियोपैट्रा है, तो दिमाग में एक इमेज बन जाती है। जब क्लियोपैट्रा एंटनी से मिलने जा रही है शाम को ट्वाइलाइट के समय में, तो आपकी इमेजिनेशन एक बन जाती है और बड़े मजे से, बड़े इंटरेस्ट से मैं भी वो बुक पढ़ाया करती थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस बुक पढ़ाने के 5-6 मंथ बाद मुझे एक प्ले मिल गया, नेट पे ही मुझे एक प्ले मिल गया, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। मेरा वो फिर प्ले देखने का मन किया, मुझे लगा कि जो क्लियोपैट्रा या जो चीजें हैं तो चलो उसको देखा जाए कि कैसी है। और जब वो प्ले मैंने देखा तो आई वाज डिसइल्यूज्ड, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, क्योंकि प्ले है, नाट्य रूपांतर है कहानी का, तो स्टोरी तो वो रहेगी रहेगी, लेकिन क्लियोपैट्रा जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया था, क्लियोपैट्रा इजिप्ट की थी और इजिप्ट की ब्यूटी अपने इंडियन कॉन्सेप्ट से बहुत फर्क होती है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूटी का होता है, जो हम सोच के रखते हैं, इजिप्ट की ब्यूटी वैसी नहीं होती है। दे हैव अ फ्लैट फेस एंड दे आर लॉन्ग इन फिजिक एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा नहीं नहीं, क्लियोपैट्रा ऐसी नहीं होगी, क्लियोपैट्रा तो वैसी होगी जैसी मेरी इमेजिनेशन में। So this is the impact of reading and this is the impact of imagination. Reading, we must cultivate the habit of reading also because reading helps us empathize with the character. It makes us more empathetic. जब हम रीड करते हैं, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब कहानी पढ़ते हैं, मैं साहित्य की हूँ तो मैं कहानियां ज्यादा पढ़ती हूँ, नॉवेल्स ज्यादा पढ़ती हूँ, पोएम्स ज्यादा पढ़ती हूँ, प्लेस ज्यादा पढ़ती हूँ। तो कहते हैं कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हो तो यू आर एबल टू एम्पथाइज विद दोज कैरेक्टर्स। आप अपने दृष्टिकोण से कहानी समझ पाते हो और साथ ही साथ आप अपने आप को उनकी जगह प्लेस करते हैं और आप उनके दृष्टिकोण से भी कहानी समझ पाते हैं। मैं यदि किसी नॉवल का एग्जाम्पल ला दूं, जैसे महाभारत, तो मुझे बड़ी अपील करती है महाभारत, बड़ी अच्छी लगती है महाभारत। और जैसे महाभारत अभी सबने रिपीट, अभी दोबारा भी आया था महाभारत लॉकडाउन के समय में, तो सबको ऑलरेडी पता है, मेमोरी रिफ्रेश और हो गई, जो छोटे छोटे इंसिडेंट थे। तो जैसे महाभारत है, महाभारत में हमें पता है कि कौरव बहुत खराब थे और पांडु बड़े अच्छे थे और पांडवों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ, सबको ये वाली कहानी पता है। लेकिन अगर आप जब एज रीडर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, जब मैं एम्पथाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ती हूँ और व्हेन आई प्लेस माई सेल्फ इन प्लेस ऑफ दुर्योधन, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुर्योधन भी जब वो ये कहता है कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो दुर्योधन कहीं ना कहीं इतना गलत नहीं है। क्यों दे वो सुई की नोक के बराबर जमीन, वो राजा है और वो उसका राजा नहीं देता, वो पांडव नहीं मन कर रहा उसको। उसके पिताजी के साथ बहुत अत्याचार हुआ। वो कहता है राजा का बेटा राजा, कि सिस्टम ये वाला था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो कहता है मेरे फादर राजा थे, मेरे फादर राजा है, यदि धृतराष्ट्र राजा है तो मैं राजा क्यों नहीं? ऑफ कोर्स देन इट इज डिबेटेबल, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा सिर्फ ही वाज द केयरटेकर, ही वाज इन प्लेस ऑफ पांडु। लेकिन कहता है कि नहीं, अगर सिस्टम ऐसा है कि राजा का बेटा राजा तो मैं राजा हूँ, तो फिर उस हिसाब से तो सारी सब पूरा राज्य मेरा, मैं नहीं। या यदि हम एम्पथाइज करें अगेन दुर्योधन के कैरेक्टर से, तो व्हाई वाज ही सो मच हर्ट विद द्रौपदी? क्यों द्रौपदी को इतनी नीचता पर आ गया, इतना निचले स्तर पर ले गया, उसने द्रौपदी को इतना ह्यूमिलिएट किया? शायद वो द्रौपदी का अगर कहानी सत्य है तो वो द्रौपदी का स्टेटमेंट कि अंधे का बेटा अंधा, ही वाज वेरी हर्ट, क्योंकि उसके फादर अंधे थे और कहीं ना कहीं उसको बचपन से पैदा होने के साथ ही में वो चीज साल की याद है। तो आप एम्पथाइज कर पाते हैं। सिमिलरली अगर आप दुर्योधन को हटा दीजिए, अगर हम अपने आप को द्रौपदी की जगह रखते थे, तो लगता है कि एज वुमेन मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ वो ह्यूमिलिएशन जो द्रौपदी ने बर्दाश्त किया। मैं आज के समय में भी, जब समय बहुत बदल गया है उस समय से, फिर भी मैं अनुमान नहीं लगा पाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन, कि भारी सभा में जब उसका ह्यूमिलिएशन हुआ होगा
और भीष्म पितामह बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, विदुर बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे थे। और उसके बाद द्रौपदी का वो ह्यूमिलिएशन किस प्रकार से उसने बर्दाश्त किया होगा, तो एम्पथाइज ही नहीं, द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन हम भी फील कर पाते हैं, उसका एंगर, उसकी हेट्रेड दुर्योधन के प्रति या कौरवों के प्रति हम भी फील कर पाते हैं। यह साथ ही साथ मैं फील कर सकती हूँ कि द्रौपदी को कौन क्यों किया, युधिष्ठिर ने अधिकार दिया कि वो द्रौपदी को कौन, या द्रौपदी डिवाइडेड अमंग 5 ब्रदर्स। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिंग के द्वारा, रीडिंग हमें एम्पथाइज करना भी सिखाती है, एम्पथाइज भी आप कर पाते हो रीडिंग के द्वारा। इसी क्रम में एक और बुक है, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे एक बुक है नेम से, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हुई, यदि नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी बुक है, झुम्पा लहरी की एक बुक है नेम से। नेम से इज अ ब्यूटीफुल बुक, और मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने नेम से एक बुक भी पढ़ी और फिर उसकी फिल्म भी देखी। बाद में उस पर फिल्म भी नहीं बनी, बॉलीवुड फिल्म बनी, जिसमें इरफान खान और तब्बू थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो नेमसेक जो बुक है, एज द टाइटल ऑफ द बुक इज, इट इज ऑल अबाउट नेम, कि बाहर रहते हैं वो लोग, अमेरिका में रहते हैं, और बाहर के कंट्रीज में बच्चे की बर्थ के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आपको बच्चे का नाम देना पड़ता है उसमें, कि आपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे आप, और वही नाम फिर चलता है उसके बाद। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसका नाम पूछा गया, तो फादर को कुछ नाम उन्होंने सोचा ही नहीं था। इंडिया में तो हम नाम 6 महीने बाद भी रख लेते हैं, हम नाम 1 साल बाद भी रख लेते हैं। तो जैसे नाम पूछा गया, फादर को कुछ नाम समझ में नहीं आया, और फादर के एक बहुत फेवरेट ऑथर थे गोगोल, जिसको फादर पढ़ा करते थे। तो फादर जल्दी में वो अपने बेटे का नाम कहते हैं, इसका नाम गोगोल, और बच्चे का नाम गोगोल रख दिया जाता है। अब व्हेन द चाइल्ड हु इज द चीफ प्रोटैगनिस्ट, अब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे गोगोल नाम बड़ा खराब लगता है और बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करता है, उसे बहुत इरिटेशन होता है जब उसके पापा, उसके मम्मी सबके सामने उसका वो निकनेम बुलाते हैं। हमें भी खराब लगता है, हमारे भी निकनेम्स होते हैं, कुछ बेबी, गुड़िया और कुछ तरीके के नाम, और हमें तो नहीं लगता, हमारे बच्चों को खास करके लगता है कि नहीं, आपने इस निकनेम से, मेरे दोस्तों के सामने इस निकनेम से ना बुलाइए। जबकि निकनेम भी हमारे लिए वो नेम होता है, और जो दूसरा नाम हम रखते हैं स्कूल के लिए, वो तो हमारे लिए अजनबी नाम होता है। तो उस बच्चे का नाम, उसके फादर उस बच्चे को जिस नाम से बुलाते हैं, बच्चे को बहुत खराब लगता है। और राइटर ने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है, 2-3 पेजेस है जिसमें डिस्क्राइब किया है उसने the emotional turmoil that the child undergoes hearing his name Gogol in front of his friends and in front of his girls. So he feels very bad. और फिर बड़ा होता है, फिर बच्चा अपना एक दूसरा नाम बच्चे का रख दिया जाता है, फादर रियलाइजेज हिज मिस्टेक और बच्चे का नाम दूसरा रख दिया जाता है उसके बाद। और द स्टोरी एडवांसेस, और उसके बाद फिर बहुत सारी कहानी के बाद अल्टीमेटली फादर डाइज, द गर्लफ्रेंड लीव्स हिम, और वो बच्चा जो अभी बड़ा मैच्योर और बड़ा हो गया है, उसको वापस अपना नया नाम नहीं चाहिए, वापस उसको लगता है कि उसे गूगल के नाम से बुलाए। तो इट इज अ ब्यूटीफुल बुक जिसने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लेकिन जब आप फिल्म देखते तो फिल्म में डायरेक्टर के पास वो आजादी नहीं होती है, वो चीज नहीं होती कि वो इतना डिटेल में इमोशंस, कैरेक्टर के इमोशंस दिखा सके। इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कोई किताब पढ़ी है, उसके बाद आप उसका नाट्य रूपांतर देखिए या आप उसकी फिल्म देखिए या प्ले देखिए, तो आपको मजा नहीं आता है। रीडिंग से इतना मजा है, क्योंकि रीडिंग में बहुत डिटेल में राइटर के पास लिबर्टी होती है चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। So we are reading is important because of reading we get emotionally transported. Also, of course, everybody understands that reading boosts our vocabulary. हमारी vocabulary तो strong होती है, हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, कितने अच्छे अच्छे phrases का प्रयोग, which we normally don't use in our normal life. Usage of such beautiful words. जब वो कहते हैं चारू चंद की चंचल किरणें, या स्वच्छंद चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो आप सोचने पर विवश हो जाते हो कि यार चंचल किरणें, सच ब्यूटीफुल कॉइन ऑफ वर्ड, या स्वच्छंद चांदनी बिखरी हुई है, चांदनी बिखरी हुई है। एक रॉबर्ट लिंड, एक राइटर थे, वो कहते थे कि हमें और कवियों में क्या फर्क होता है। कभी भी वही सनराइज, सनसेट, ट्वाइलाइट, वही सब चीजें देखता है, वही डैफोडिल्स देखता है, वही लोटस देखता है, वही स्काईलार्क देखता है जो हम देखते हैं।
लेकिन कवि में और हमें फर्क ये होता है कि ही प्रेजेंट ब्यूटीफुल थिंग एज द बेस्ट। तो रीडिंग के द्वारा अपनी इमेजिनेशन में शब्दों को हम ब्यूटीफुल चीजों को बेस्ट बनाकर अपनी स्मृति में संजो देते हैं। जितने भी ग्रेट राइटर्स हुए हैं अभी तक का, जितना भी थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ पाती हूँ, जो समय मिलता है, मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग रीडिंग के बारे में एडवोकेट करते हैं कि रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो रतन टाटा हो, सभी लोग, हमें लगता है ये इतने बिजी लोग हैं। चाहे वो शाहरुख खान हो अपने, चाहे सैफ अली खान हो, सैफ अली खान इज वेरी वेल रेड। तो हमें लगता है ये इतने बिजी होते हैं, हम इतने बिजी होते हैं, हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता, और ऐसे में ये तो इतने बिजी होते हैं, इन्हें कहाँ समय मिलता होगा। लेकिन रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, मुझे लगता है रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना चाहिए, दिन में 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। अगर आप सोते समय बजाय हम मोबाइल स्क्रॉल करने के, अपने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने के बजाय यदि हम सोते समय 4 पेज पढ़ लेते हैं, तो it boosts your energy और it reduces our stress. Reading इसलिए भी important है because it reduces our stress. Reading of course makes us a better communicator. जितना ज्यादा well read होते हो वो हमारी पर्सनालिटी में परिलक्षित होता है, इसलिए भी रीडिंग इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी हमारे हाथ आए हमें वो पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अब बाजार जाएंगे, नॉवेल खरीद के लाएंगे तब पढ़ेंगे, या पोयम पढ़ेंगे, या मैं साहित्य की हूँ तो पढ़ सकती हूँ, नहीं साहित्य के तो नहीं पढ़ सकती। मुझे लगता है जो भी चीज हैंडी हो, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे फिल्मी मैगजीन हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ कि चाहे फिल्मी मैगजीन क्यों नहीं, चाहे फिल्मी मैगजीन हो, चाहे कोई ट्रैश, एनीथिंग व्हाटएवर इज हैंडी, आपको पढ़ना चाहिए सब चीजें, क्योंकि ये वो एक निधि है, वो एक नॉलेज जो आपको मिलता है वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है। आपको शब्दों का यूसेज समझ में आता है, आपको अच्छे अच्छे विचार समझ में आते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेजेस समझ में आती है आपको। और ऑफ कोर्स ये वाली बात तो है ही है कि यदि मैं एक बार फिर से बेकन को कोट करूं कि some books are to be tasted, some to be swallowed, some to be chewed and digested. तो पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ ही में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि सार सार को गई लहे सोथा दे निकाल, कि काम काम की चीज निकाल ली जाए। और इसीलिए शायद इसीलिए सरकार भी इतना प्रयासरत है 300 मिलियन लोग कि लोग पढ़ें, इस आदत को कल्टीवेट करें। मैं ये महसूस करती हूँ, मैं देखती हूँ कि अपने कंट्री में रीडिंग का चलन कम है। अपने कंट्री में लोग कम पढ़ना पसंद करते हैं। जब तक स्टूडेंट है तब तक तो पढ़ते हैं, और उसके बाद आप बिजी हो जाते हो, रही सही कसर इंटरनेट ने पूरी कर दी, तो पढ़ने का चलन कम है। और एल्डर्स तो शायद बहुत कम पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जाती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर बड़ा पढ़ा करते थे और अब उनका कम मन करता पढ़ने का, तो क्या करना, अब किस काम आएगा। तो वो बात नहीं है कि किस काम आएगा। बाहर के कंट्रीज में मैंने अपने थोड़े एक्सपीरियंस में ये देखा कि लोग बहुत पढ़ते हैं। अब लोग मोटी मोटी किताबें लेके नहीं चलते, किंडल विंडल लेके चलते हैं, लेकिन लोग बहुत पढ़ते हैं। लोग क्यू में लगे होते हैं और उसमें पढ़ते हैं। लोग बीचेस पे जाते हैं, पिकनिक मना रहे हैं और सन बेडिंग कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। लोग वेट कर रहे हैं, जो कैब वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, और साथ में नॉट ऑलवेज न्यूज पेपर, कुछ भी, लेकिन पढ़ते लोग, बड़े ओल्ड लोग, 70-80 ईयर्स के लोग मुझे पढ़ते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि ये एक आदत ऐसी है जो अपने देश में भी आनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने बहुत समय ले लिया, और रीडिंग मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सबको पढ़ने की सलाह देती हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जिस पे मुझे अगर आप कहोगे 4 घंटे बोलने के लिए तो मैं 4 घंटे बोल सकती हूँ। So I will not take much time because I am the first speaker and I am exhausting everybody's patience. तो एक बार पुनः मैं देवबंद महाविद्यालय की प्राचार्य एवं महाविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और उनको इस वेबिनार की शुभकामनाएं भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और बिफोर आई क्लोज, मुझे ये लगता है कि जो कोविड-19 वाला टाइम चल रहा है, जिसमें चारों तरफ इतना डिप्रेशन है, इतनी चिंता है, भविष्य को लेकर पता नहीं आगे क्या होगा, कब एग्जाम होंगे, कब कॉलेज खुलेगा, बच्चों का क्या होगा, आगे कब खत्म होगा जाके। ऐसे में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुझे ये समझ में आती है कि हम टीचर, हम प्रोफेसर
हम कॉलेज के लेक्चरर थोड़े से टेक सेवी होते जा रहे हैं। अभी तक शायद उच्च शिक्षा में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हमने नहीं किया था जितना इन पिछले 4 महीनों में कर दिया, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल। तो वो करते जा रहे हैं और शायद वो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है कि हम अपने अपने घरों में बैठे दूर बैठे 100 किलोमीटर दूर बैठे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोगों को देख पा रहे हैं और लोगों को सुन पाएंगे। विजय शंकर सर के लिए बहुत सारा धन्यवाद कि सर ने मौका निकाला इसमें आए। और सर, इट इज प्लेजर सीइंग यू एंड आई एम डाइंग टू हियर यू। You are one of my favorite principals. You have been one of my favorite principals. I admire you a lot. सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और वेबिनार की शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर मोनिका वन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Such a wonderful lecture you have given us, and definitely आप ये शो कर रही है आप कितनी बुक्स पढ़ती हैं। आपके लेक्चर से पता चल रहा है, जैसा कि आपने कहा स्ट्रेस को बहुत कम करता है बुक्स का पढ़ना। Now I move to our next guest, Dr. Ajay M. Kamble, who are from Maharashtra. Presently, he is working as a head of Knowledge Resource Center in Anand Sahib Vartak College of Art, Kedarnath Malhotra College of Commerce, and Andre College of Science, Palghar district in Mumbai. Sir has also completed her PhD from Amravati University. Sir has 29 research papers, and sir especially working on the development of mobile apps, library software for the and innovative tools for assessing various library resources in the library and also maintaining separate library website. Sir has also started a online forum for sharing information among library professional entitled Indian Librarian Online Study Circle. Presently, 7,000 plus members are involved in this all over from world. Sir also delivering so many lectures from IT applications, research writing, other similar topics in various seminars, training courses. Sir has also received a prestigious award, state level Shikshak Ratan Award from the in 2013. Now I request to Dr. Ajay M. Kamble, please oblige us with your thoughts. Thank you, Samtaji. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Good morning, all of you, all the dignitaries present here. I'm saying the first lecture was so much enthusiastic, and she has gone through all the importance of reading. But I'm thinking it from the part of librarian, how it should go, how the reading should be for us. So I'm not that conversant with literature, but I'm conversant with the technologies that are being used in our libraries today. Yeah. So can you share my screen, please? Yes, Vinit sir. Vinit sir. Hello. Share. Can you share my screen, please? Sir, you have to open the option for sharing. No, it is showing me host disabled participant screen sharing. Okay, so now you can check. Okay. So now you can try. Yes, Is sir. it visible? Yes, sir. Start हो रहा है. Okay. A very good afternoon to all of you. And today I'm going to talk on e-resources, access and practice. As we all know, through which condition we are going today, we are facing the lockdown due to this COVID-19 situation. And the academic libraries and our academic field is facing the lockdown today. But before that, before this lockdown and everything, we were
giving our services. Academic library were busy and functioning properly to give effective services to their user. We were giving proper services for both print and electronics resources. But now the situation has been slightly changed. Now the situation is that we are in the lockdown and most of the colleges are being closed, and we are doing online sessions and everything these days. So, but now in this situation, during this first unlock, some of the libraries recently, few of them has been started. Our libraries have also started. We have started our these were internal works. But now we have the challenges with us, how we are going to handle the situation, because the condition may come that we have to conduct the half session of the next academic year mostly through our online resources plus online medias and online platforms. I don't think till December the colleges will allow, or the government will allow colleges to enter the students in the institute. Uh, Maybe it may change. We don't know the situation, what has been coming for us. So in that condition, we should be ready to change the mode of our services and be more inclined toward the online services in this situation. And then if we are thinking of going online, then we should use some platforms for that. So there are some platforms which we can use, but I'll not talk about that. I'll talk today, I will show you today three of the main resources which are important from students' point of view if they are studying online. There are n number of resources. If you'll go on internet, you'll find n number, infinite number of resources available there. There are few resources which are being developed by some universities, some academicians, and have been posted online for students. So I'd like to share three of them only, because other resource person with me, they are also going to share their views on the same topic. So I'll share only the three of it. The first one is the Enlist Consortia. So let's go to Enlist Consortia. Can you see the screen? Yes, sir, we can see. Okay. Yeah, this is the Enlist website. Enlist is famous in aided colleges mostly, and private colleges are also now subscribing it. So it is developed by Inflibnet Ahmedabad, and Inflibnet Ahmedabad is governed by or managed by or given funds by MHRD directly. So what Enlist is exactly is, it is having a consortia. They have purchased some e-journals and e-books for together, and they are providing it to universities under e-Shodh Sindhu and to colleges through this Enlist consortia. It has totally 6,000 plus e-journals and more than 31 lakh e-books. So this is the good resource for student while this period when they are home and studying from home. And about this Enlist consortia, it is available only for 5,900 yearly. It is a yearly package for a college if your college is under 12B, and you have to pay more if you are in private. This one, you are a private college, then you have to pay more if you are not in 12B. So these are the e-resources. You can see these are the e-resources which are covered under the Enlist, in which this is the e-journals list, American Institute of Physics, 18 titles from American Institute of Physics, then 33 from annual reviews, then 33 from one title from Economic and Political Weekly. Enlist is mostly for science student.
because research journals are mostly published in n numbers in science, this one, science field. So the contents that are been included in n list are mostly for science student. So these are the e-journals, number of e-journals here, and this is the list of e-books which is available through Enlist. And if you want to search something, you can directly search without login. But if you want to search this, your college must have this Enlist with them, and they have to subscribe for that. And when your college will subscribe for that, then the students have to contact the library and ask for their username and password. When you will get your username and password, you can access this Enlist from your mobile, right from your home. If you want to search anything here, you can click on search, and you can search ebooks. Now look, I have put chemistry here and I got the search here. Now I have not logged in here. They are showing me the result that Enlist has 3,583 ebooks on chemistry. Then they have 3,171 electronic resources, 70 journals in chemistry subject, and 51 conference proceedings are also there. So in this way, you can get information directly at this search option. Uh, if you want to go in detail, you want to see here, it is not possible to see this source. If you want to see, you click on view, and when you will click on view, it will ask you for username and password. So you have to put username and password there, and then only you will get the access. So we are due to schedule maintenance, ProQuest is not available now. So we may search other book here. Okay, apart from this, I'll show you this one, I have to go back because I have to log in. And from there we can search. I'll log in it again. Okay, these are the sources, and you can search. Now I am logging here. I am logging here in my account, and you can search any book here. Now I have chosen another book. Let's see if we can see it. You have to click here on the click to view, and the book is available here. Now you can't download all the content of the book at a time. You can download, but it will be in your system for 21 days if you will download the complete book. Then if you are downloading it for some reference, you can download 69 pages. And if you are downloading a PDF, then 137 pages you can download at a time only. And if you want to read online, it is available all the time. You can read it completely. I have clicked on read online, and this is the book in front of me. You can see it is getting open. So you can read the whole book online here when you need to read any book here. And online, the complete book is available. You don't have to do anything else. So let's go back to a presentation.
Okay. In this way, you can access, enlist, and get the e-resources or ebooks you need for your study. Second option is there is a consortia of educational communication (CEC), which has been developed by university and inter-university consortium for educational communication. It is itself a different organization, which is an inter-university center of University Grant Commission on electronic media. So there are some resources there also regarding the students syllabus or this one. We will go to that link. Now, when you will come here at Consortia for Educational Communication, you have to click here, Open Educational Resource. After clicking on Educational Resource, Open Educational Resource, you will find 2, 3, 5 modules here. From that 5 modules, if you want to search some syllabus related information, you have to click on the curriculum classes. I'll click here, learn more. When you'll come here, a screen will get open and you have to come down. So look, the resources, the online classes, literature regarding the syllabus of various subjects is available here. Now we will check. अरे नमन मेरे पेट हो जाता है खराब, मैं नहीं खाती हूँ। पेट कैसा पॉटी वो छोटी छोटी आती है, हद हो गई। जब दर्द होता है कच्ची We दूध खाई will जाती है। check, मेरे को अभी देखी मैंने पतली जैसी check one of the resource. I have clicked here and I have opened. We are searching information on computer architecture. So the objectives of the study are displayed here on the screen. It is that small, the font is slight small. I will make it big. You can see these are the objectives, then the summary of the study. Then some question and answer may arise in your mind when you study this. So fact is there, frequently asked question regarding the topic you are studying. Then if you click on glossary, the basic and important word regarding the architecture of computer and their meaning is being covered here. And when you will click on this academic script, you will get the complete theoretical part of this lecture, whatever you are going to learn here about the architecture, computer architecture. So this is the theoretical part we are seeing. Now, this is not enough. This is not completed yet. There are quadrants here, 4 quadrants. So if you want to see a video lecture on this computer architecture, you have to just click on quadrant 2. And there are 4 video lectures here available on this topic. So you can click on the play button and it will get start for you. We are going to see a series of lectures under the code number called AD9104 Parts 2. Under the elements of our forms, we are going to see a lot of content. One is the nature of So the other one is in this way, you can see the organic structure is constructed. the videos on these topics also. So we will get the video lectures here also. And the references, if you want to study more, you will get the references of this on this topic in this quadrant 3. So if you will click here, we can find references here. You can see references are being displayed here. So for more study, you can use these references and you can see that this lecture has been prepared with the help of these references. And quadrant 4 is for assignment and quiz. So assignment is also given here. You can see.
These are the assignment regarding the topic which we can complete after your study, after you have completed reading the topic, plus you have seen the video regarding your topic. So in this way, you can use this CEC. It is available in different subjects. You can use it in your studies whenever you are going to study. Again, we will go back to our presentation. We have seen two resources till now. The first one Enlist and the second one is CAC. And then there is a third source, eGyan Kosh, which is the IGNOU study material, and where number of literature regarding your studies is available. So we will go to there also. Now, this is the eGyan Kosh site. And if you can see, these are the subjects BAH, BAG, and BAH English, BA Honors. BAH means H means honors, BA Honors English. These are the subjects in BA. And if you want to see other subjects also, these are BSc subject, BCom subject, BA subject. You can click on any of the link to get the notes. I'm clicking here on BCom. So after clicking on BCom, we come here and we get a list, sub-communities, business, mathematics, statistics, business law. These are the subjects in which BCom is available in IGNOU. And notes are also available. If you are doing your BCom in financial accounting, you have to click here, you'll get the financial accounting notes here. So this is the block 6, computerized accounting. If I'll click on this, I'll get the PDF of this block 6. In this way, you can get the information resources. Again, I'll click here. We will try to see some recorded videos here. So I click now on BSc and we will go for some another course, English communication skills. This is all in theoretical part. Okay. So you just have to click on this link and you will get the PDF here. So in this way, you can get literature regarding your study. Look at this. This is the theoretical part of listening and speaking in informational and formal contents. So these are the 3 resources which our students can use from anywhere while doing their online studies these days, when there is no college and we have to use the resources only for our studies. Then we will go back to our this one. So you have seen these 3 resources I have shared with you. You can use it in your college. You can share it among your students so that they can get literature sitting at their home. Now, the part that I have covered still now was for students and our librarians. And now the next part, what I'm going to cover is for the librarians only. So what we are going to do in our library after the complete unlock, when a complete unlock will be there, what are we going to do in our libraries? So after unlock, when you'll open your library for your students, you please make a record of orientation program. If you are doing orientation program of your libraries for your students, you please do the orientation program. You record one video, because earlier what we used to do, we used to ask them to come to the library in groups and conduct the orientation program for them. But now it is not possible. So make a video and share it among the students. Second,
make a e-brochure for your students. Make a guideline, because they have to follow the new guideline now. They have to maintain social distancing. So make the new guidelines for them, how they have to be there and how they can get information, where they have to approach for various information if they want to. So you have to make the new guidelines according to the need of this time, and you have to share this amount with your students from your social groups, WhatsApp groups, and everything. Then after lockdown, it is advised that you keep your library premises clean. Then regular cleaning of library books and stacks is also expected. Sanitization of electronic equipments, as they are being used by your staff also, and if there is an internet section in your library, they are being used by the students also. So you have to keep them sanitized. You have to top up sanitizer bottles for regular use during work. Also avoid open access to all the users. If you are opening your library and if you are having open access, try to avoid it till this pandemic situation completely resides or completely eradicated. So you have, if the books are coming back, just keep that book aside for 24 hours. Don't keep directly it in the stacks. Then keep safe distance between staff and users. Then the next is ask the concerned staff to use hand gloves and sanitizers. And the last and most important thing is avoid air conditioners these days. Again, and this is the advice from the librarian's desk, that now as the situation has come, that we have to rely more on online library services rather than our printed resources or our traditional sources. User will not be able to approach you for printed resources, so we have to go for online resources now. So start collecting online resources, acquiring them, and dissemination of resources through your user. Try to build up some system like WhatsApp groups or your online these platforms like Moodle, and provide your resources, e-resources through that uh, platforms to your users. Again, keep social distancing till this pandemic situation has get over, and take care of yourself, your colleagues, students, and the surrounding community. I hope I have completed for now. I have completed 3 sources. The time was less. I may have did make it in detail if I have get more time, but it's okay. I have given you the basic ideas, how to log in there, how to access resources. I'm thankful. I'm thankful to the organizing committee for inviting me to talk with you all here. And thank you for your patient listening. Thank you, sir, sharing with us so wonderful thoughts. Thank you very much, sir. Now I request to my next keynote speaker, Dr. Jamal Ahmed Siddiqui. He is now working as a head of Central Library of Chaudhry Charan Singh University, also working as a head Department of Library Science and Information Science. And she is also coordinator of Shodh Ganga in CCS University. Sir has near 53 paper in published in national and international journals. 5 books also published by the written by the sir, and he is guiding so many students in MPhil, PGA, DLIN, and uh, sir is also awarded by the brand ambassador of NPTEL of for CCS University, IIT Madras in 2018, and Sir Syed National Award 2018 is also awarded to Siddiqui sir by the Syed Educational Society in 2018, and 2019 brand ambassador of NPTEL for CCS University Meerut from IIT Kanpur. Now I see I'm the also student of CCS University. Then in 2005, now I see the library.
तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। थैंक यू सर, आपके ही सब उसका योगदान है कि वहां पर अभी इतना ज्यादा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर योर थॉट्स विद अस। Thank you, Samta. Professor Vijay Shankar, the chief guest, and the former principal, Government College, Department of Higher Education. Guest of honor, Dr. Anita Rathore, Principal Mayavati Mannevar Kashiram Government Degree College, Gabhana. Dr. Ajay Kamble, Head of the Department, Knowledge Resource Center, Maharashtra. मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. मेरे साथी डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, रामाबाई अंबेडकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गजरौला. प्रोफेसर मोनिका सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवबंद, एंड राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर library of the same college. I'm little bit confused how to start and from where to start, because the previous two speakers, especially Dr. Anita Rathore, has covered almost all the aspects that I was planning to discuss. And what is left is being covered by my colleague, Dr. Ajay Kamble. But I also understand the fact that there will always be a gap between what is known and what is to be known. And I will try to bridge this gap. So, friends, as all of us are well aware about the situation prevailing around the globe and in our country as well, that the academic institutions are locked, libraries are locked, and the examinations are about to start. So this is the real situation. Let us think about our students. Let us think about the users of the library. They are away from the academic institutions, they are away from the libraries, and it is basically our moral responsibility to help our students, though they are at their respective places. So this is really a very high time when the teacher fraternity and the librarians have to think seriously how we can help our students. When this COVID-19 pandemic began in our country in the first, or I must say mid of February, when the first case was noticed, our university started thinking, and the Honorable Vice Chancellor called a meeting of all the head of the departments physically and discussed the issue how to work in such conditions. The ultimate solution left with us is to teach online. So Chaudhary Charan Singh University campus started teaching online to the students. And not only this, every teacher, every department scheduled a timetable, and that timetable is displayed on the university website, and the students, according to that e-learning timetable, started attending the online lectures. That was the work of the teachers. Simultaneously, the librarians have to play their own role. We also
realized the need and importance of this pandemic and started thinking how to overcome this situation. So I had a meeting with the Honorable Vice Chancellor, and I asked that I am planning to provide the e-contents to the students of Chaudhary Chand Singh University, not only the campus students, but the students of all affiliated colleges as well. The plan was well accepted by the Honorable Vice Chancellor, and he asked me how to start, how you can help the students. So what I asked all teachers of the university campus to prepare the e-contents on each and every paper taught by you in different courses. And I'm really grateful to my faculty members who started preparing e-contents on their respective papers, and they provided me. And as soon as I received the e-contents from the faculty members, I established a bridge library. I created a bridge library, and the purpose of creating the digital library is to bridge the gap between the students and the teachers, to bridge the gap between the users and the library. So today, I would like to discuss some of the important issues related to the preparation of e-contents. We have to keep in our mind some of the very important points that we have to keep in our mind while preparing the e-contents for the benefit of the students. So I would like to discuss here, because in your college also the faculty members can prepare e-contents, and that e-contents can be provided to the students through your college website or even through the library web page. So what are the precautions we have to keep in mind while preparing e-content? I am also a teacher. I am teaching in library and information science. I have also been providing e-contents to my students. So while preparing the e-contents, we have to keep in mind some important points that I would like to discuss with you. Would you please allow me to share my screen? Yes, sir. Thank you. Vineet, Thank you. sir. Vineet, sir. Thank you. Thank you. I'm just going through it. Please allow me. Vineet, sir. Sir, एक मिनट. Okay, no problem. सर देखिए स्टार्ट हो गया होगा, देखिए. Just I'm checking it. No, it is not. Yes, it is. Yes. Thank you. As I was talking, how we have to prepare the e-contents. I request my students, Dr. Tina Chaudhary is there, Dr. Samta is there. You do this practice.
And I request all the faculty members of your esteemed college to prepare e-contents and provide these contents to your librarian, and through your library web page you can provide access to your students. So what you have to keep in your mind while preparing the e-contents: first of all, we must know what are e-contents. As all of us are well aware, electronic content include text, image, graphics, animation, audio, and video to display offline and online for academic community. There is no hard and fast rule that you only provide the PDF form of document. You can provide text message, you can provide images, you can provide graphics, animations, audio, whichever is convenient to you. You do that and provide access to your students. The basic aim is to provide the study material to your students during this lockdown period. What is the need of e-contents, especially during this COVID-19 pandemic? Uh, E-learning is a process and e-content is a product. Remember, e-content is generally designed to guide students through information on a given topic. I think if I'm not wrong, Tina, you are the student of sociology. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. I know. An e-content package can be used as a teacher in the virtual classroom situations. The quality of learning depends not only on the form of how the process is carried out, but also on what content is taught and how the content is presented. So we have to have really very careful while preparing the e-contents, because what happens in the normal teaching process, we teach our students in a closed classroom, and that teaching is oral communication. कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत भी स्टेटमेंट बोल जाते हैं, कभी कभी ये भी होता है हम गलत भी शब्द बोल जाते हैं, लेकिन वो उसी समय समाप्त हो जाता है। क्लास ओवर हुई, बच्चे चले गए, हम भी चले गए, वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वहां कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, वहां कोई देख नहीं रहा। लेकिन एज फार एज ई कंटेंट्स आर कंसर्न, whatever the content is prepared by you, that will be made available globally, right? So that is why you should be more careful. Here I have tried to discuss different forms of e-contents. In how many forms you can prepare your learning material for the students. You can prepare PowerPoint presentations, as I am taking the advantage of this PPT to share my experience. You can have guides that can helpful in step-by-step instructions. जैसे कोई कैलकुलेशंस, कोई फॉर्मूला आप समझाना चाहते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी में कोई मेथड आप डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, so you can make use of guides. Charts, graphs can help to clear the data for learners. If you have the statistical form of data, then you can prepare charts or graphs. Slide share, social sharing site where you can find presentations uploaded by others. Even students are uploading. You can prepare audios, you can prepare video lectures, case studies can be used for a specific problem and its solution. And you can also provide access to ebooks, articles, blogs, interviews, and of course, whatever you are doing at the moment, you can organize webinars on different topics. Uh, this is another way to communicate your views with your students. What are the advantages of e-content? Why I'm emphasizing on preparing these e-contents? Because of these reasons. Access to content anytime and anywhere. As during the present situation, students are not allowed to come to the colleges and universities. Libraries are closed.
and students are wandering here and there in search of information. This is the high time when we can think of providing access to content, because it can be used anywhere at any time, and of course it saves the time also. Access to updated content, ऐसा नहीं है कि आपने आज अपलोड कर दिया और खत्म आपकी बात। आपको अथॉरिटी है कि आप उसको अपडेट करते रहें। जो भी आप नया कुछ उसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। Avoids geographical barrier. Another important advantage of providing access to e-content is to avoid the geographical barrier. Wherever your student is living, you can provide access to your students during this pandemic period. Less impact on environment, as it is a paperless method of communicating the information to your students. Consistency, reduce cost, effectiveness. ये सारी बातें जो हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं आप, रेगुलर इंटरवल्स पर आप एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इफ योर लाइब्रेरियन, आई एम हैप्पी दैट राकेश इज with your esteemed college. He is very experienced and knowledgeable person, and he can do everything which is basically required during this particular time. And besides some advantages, there are some disadvantages as well as far as e-contents are concerned. Feedback is limited. Of course, if you have provided the e-content on sociology and the students are making use of it at their respective places, they cannot interact with you. What happens in a classroom? Whatever you are teaching to the students, student may ask a question. Student may ask you to repeat madam once again. Student may ask you to change your language. Student may ask you, ma'am, please repeat it once again. But it is not possible in case of e-content. Social isolation, of course, government of India, government of Uttar Pradesh और हम सभी जानते हैं कि इस समय की मांग जो है वो सोशल आइसोलेशन की है अगर हमें इस महामारी से बचना है। Requires strong self learning skills. जब तक बच्चा स्वयं में सक्षम नहीं होगा वो इसको एक्वायर नहीं कर सकता। क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं फिजिकली तो हमें बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है कि उसके समझ में आया या नहीं आया, तो हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। उसी बच्चे को हम बार बार पूछते हैं, उसी बच्चे को हम बार बार समझाते हैं, ये जान करके कि इसका लेवल ऑफ एक्वाइंटेंस जो है वो एट पार नहीं है जो कि लेक्चर का लेवल है। तो हम अपने आप को चेंज करते हैं, फिर हम अपनी भाषा को चेंज करते हैं, हम अपने मेथड को चेंज करते हैं और हम उस बच्चे के लेवल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। द इंटेंशन इज टू satisfy the students, but it is not possible in case of e-contents. Reduces communication skills. Of course, क्लासरूम में हम जब पढ़ाते हैं फिजिकली, आप कोई सवाल पूछते हैं तो बच्चा गलत सही आधा पूरा बोलेगा जरूर, और जब बोलेगा तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगा। अगर वो गलत बोलेगा तो आप उसको सही करेंगे, आप उसको सही बताएंगे, फिर जो आप सही बताएंगे फिर उससे कहेंगे कि इसको ऐसे बोलो। तो इन दैट वे द कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासरूम के अंदर इंप्रूव होती है, विच इज practically not possible in case of e-contents. Focus only on the theory rather than practice. This problem we are also facing in our subject, library and information science. Though we have provided a number of e-contents for our students of MLISC and BLISC, but as far as practicals are concerned, we are unable to conduct the practicals, because for practical, we have to have a lab, we have to have the equipments, we have to have the softwares, and physically
the appearance of the student, which is not possible in case of e-content. Inaccessible to computer literate students. This is another important problem. हमारे जो बच्चे हैं वो 100% कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, और जो है भी बच्चे कंप्यूटर लिटरेट वो सिर्फ इतना है कि वो फेसबुक चला लें या याहू और जीमेल चला लें, उससे आगे नहीं जानते। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पीरियड में जो हमारा मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पा रहा। I have been continuously taking my class of MLISC. Daily, I'm taking 2 classes, and I'm facing this problem. Out of 26 students, hardly 18 or 19 are connected. और जब मैं फोन करता हूँ, बेटा क्यों आपने जोड़ रहा है, तो बच्चा ये तो कहता नहीं कि सर आई एम अनेबल टू कनेक्ट, वो कहता है कि सर कनेक्टिविटी नहीं है। दैट इज अनदर इशू। So at this particular time, we realized the need and importance of computer literacy as well. COVID-19 pandemic has taught us many lessons, even to the librarians. इस पैंडेमिक से पहले हमने बहुत प्रयास किया लाइब्रेरियंस को जगाने का कि भाई अब समय आ गया है, वी हैव टू स्विच ओवर फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप टू वर्चुअल लाइब्रेरियनशिप, बट नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट। अरे बस ठीक है, लेकिन अब इस लॉकडाउन ने, इस कोविड-19 पैंडेमिक ने बिना मेरे कहे, बिना किसी LIS सीनियर प्रोफेशनल के कहे, they have started themselves. Now they realize the need and importance of virtual library during this COVID-19 pandemic. तो जहां इसकी खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हमें नजर आई इसकी, कि इसने ह्यूमैनिटी को चेंज किया, इसने हमारी मानसिकता को चेंज किया। Lack of face-to-face communication, as I said earlier, in traditional classroom teaching, हम बच्चे के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। मैं जब नया बैच क्लास में आता है और मैं पहली बार क्लास में जाता हूं पढ़ाने के लिए, और पढ़ाना जब शुरू करता हूं तो ये पूछता हूं कि बेटा कौन सी भाषा में आप सुनना चाहोगे, तो 90% बच्चे कहते हैं हिंदी में सर। ये आप भी नोटिस करते होंगे। और जब मैं हिंदी में पढ़ाना शुरू करता हूं तो चेहरे पर जो मैं पढ़ता हूं, जो मुरझा जाते हैं चेहरे, मैं पूछता हूं बेटा क्या हुआ, तो जवाब मिलता है कि सर इससे तो अंग्रेजी अच्छी है। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारे विद्यार्थियों को वो भाषा आती है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो हिंदी भाषा अगर हम प्रयोग करें, शुद्ध हिंदी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, तो नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग। तो हमारी जो भारतीय भाषा है, जो मैं इस वक्त बोल रहा हूं आपसे, दैट इज वेल एक्सेप्टेड बाय द स्टूडेंट्स, एंड दिस वी हैव टू रियलाइज कि हमारा मकसद केवल कम्युनिकेशन का है, कि हम अपनी बात बच्चे के दिमाग तक पहुंचा दें। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जब आपको ई कंटेंट प्रिपेयर करें, तैयार करें बच्चों के लिए, तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। हमेशा प्रयास कीजिए कि अच्छे सोर्सेस का, अच्छे इंफॉर्मेशन सोर्सेस का आप यूज करें कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। अच्छे सोर्सेस से मेरा तात्पर्य है जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ये ऐसे रेनाउंड पब्लिशर्स हैं कि जिनमें कोई संदेह नहीं, एंड वी कैन मेक यूज ऑफ दीज गुड सोर्सेस एंड वेरी वेल नोन पब्लिशर्स। मेजर पब्लिशिंग हाउसेस लाइक एल्सेवियर, हमारा सपना रहता है कि हमारा रिसर्च पेपर एल्सेवियर में पब्लिश हो जाए।
टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश हो जाए। लोग किताब की जब बात करते हैं तो पेंगुइन में हो जाए। सोशियोलॉजी में हर एक का प्रयास रहता है कि रावत पब्लिकेशन हमारी किताब को एक्सेप्ट कर ले। आई रिमेम्बर वेरी वेल प्रोफेसर J.K. Pundir, when he was the head of the department, he always asked me, भाई सिद्दीकी साहब रावत पब्लिकेशन की कुछ किताबें हमें दिलाइए। तो एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर बुक, टाइटल पे कभी मत जाइए, क्योंकि टाइटल तो आई टचिंग बनाते हैं। कभी भी टाइटल कहते हैं ना, यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स पेज, कवर पेज, कहावत है। तो कभी भी टाइटल पे मत जाइए। जब भी आप किसी किताब का सिलेक्शन करें, नंबर 1 पब्लिशर, नंबर 2 ऑथर, नंबर 3 पे जाइए टाइटल पर। अगर एल्सेवियर, टीना चौधरी जी मेरे सामने हैं, मान लीजिए इनके 50 पब्लिकेशन हैं, ठीक, और उन 50 पब्लिकेशन में 2 पब्लिकेशन इनके एल्सेवियर के हैं, तो ये 48 पब्लिकेशंस को तो अपनी टेबल की दराज में रखेंगी, और 2 रिसर्च पेपर जो एल्सेवियर ने प्रकाशित किए हैं उनको अपने कमरे में, अपने कक्ष में दीवार पर लगाएंगी। क्योंकि जो विजिटर होगा, कमरे में आने वाला होगा, उसकी नजर पड़ेगी, पहले तो वो ये सोचेगा अरे 2 ही रिसर्च पेपर है मैडम के, लेकिन जब नीचे देखेगा, वो बॉटम में देखेगा कागज के लिखा होगा एल्सेवियर, बस फिर आगे कुछ प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। Only those 2 research paper will define what Tina is, right? So it is my humble request to take the advantage of good sources while preparing the e-contents. You can make use of well-known organizations like WHO, WTO, UNESCO, UNICEF, and government websites as well. Well-known newspapers like the Times of India, the New York Times, and Los Angeles Times. Well-known media sources like BBC, CNN, online journals like Jest or Springer Link. These are very well-known publishers, and when you are preparing your e-contents for your students, make use of these sources. And I request you to avoid such kind of sources like Wikipedia, personal blogs, non-credible newspapers, magazines, and of course social media. सोशल मीडिया आप आजकल देख रहे हैं, व्हाट्सएप का क्या हाल हो रहा है। पूरी यूनिवर्सिटी डेवलप हो गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। विदाउट knowing the reliability of the information, we normally share the information. कभी कभी तो हम पढ़ते ही नहीं, मिस्टर एक्स ने भेजा, मिस्टर वाई को फॉरवर्ड कर दिया, उसमें देखा ही नहीं कि लिखा क्या है। इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि आई एम द मोस्ट important person of sharing the information. I am the only who is doing this practice. So here I would like to say that you must avoid the bad sources while preparing even your classroom lecture, or if you're writing a research paper, or if you're writing a book, or I must say if you are preparing the e-contents for your students. Things to remember: when you prepare e-contents for the students, you should be honest. You are the best evaluator, judge of your academic contribution. आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। जो आपने लिखा, जो आपने कंट्रीब्यूट किया या करना चाहते हैं, you are the best evaluator. आपका हृदय जानता है कि आपने ये जो लिखा है कि ये वास्तव में आपके ओरिजिनल थॉट्स हैं कि नहीं। So at the very initial stage, you have to have very honest while preparing the e-contents. And of course, you have to start very early. Give yourself enough time when preparing e-contents or writing a paper. It is easy to miss something when you are rushed. जल्दबाजी में तो हर काम बुरा होता है,
खराब होता है। तो आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, सोचिए, मंथन कीजिए पहले कि हम कौन से क्लास के, कौन से कोर्स के, कौन से पेपर के कंटेंट हमें तैयार करने हैं और किन बच्चों के लिए हमें तैयार करने हैं, उन बच्चों का लेवल क्या है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट्स तैयार करने होंगे। क्या होता है, आप ट्रेडिशनल टीचिंग में आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप बीए फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ाने जाते हैं तो आपका मेथड, आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन कुछ होता है, और जब आप एमए फाइनल सेमेस्टर की क्लास पढ़ाने जाते हैं आप तो आप ही हैं, लेकिन आपका हर चीज, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका लेवल, आपका कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज, आपके कंटेंट्स सब बदल जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग the communication of a teacher vary from student to student and from class to class. So therefore you have to keep in your mind for whom you are going to prepare the e-contents, right? Correct citations. आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, किताब लिखते हैं या लेक्चर तैयार करते हैं तो जाहिर है पढ़ना पड़ता है। मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूं, मैंने भी पढ़ा थोड़ा सा रात में बैठ करके कि मुझे क्या बात कहनी है, ये तो देखना ही पड़ता है, क्या मुझे अपने विचार रखने हैं, क्या आवश्यकता है आज के समय की। तो जो पढ़ते हैं हम, उसको पढ़ने के बाद जो हम पढ़ाते हैं, तो जो हमने पढ़ा उसको प्रॉपर साइट कीजिए। कोई शर्म नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इट इज वन थिंग टू साइट योर सोर्सेस, बट that won't mean much if you don't do it correctly. मान लीजिए आप ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, आपने 3 किताबें पढ़ी, 3 किताबों में से कुछ आपने लिया मटेरियल, उन तीनों किताबों का प्रॉपर आप साइटेशन दीजिए, ऑथर्स नेम, नेम ऑफ द बुक, दैट इज टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ द पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द पेजेस फ्रॉम दिस टू दिस। क्या फर्क पड़ रहा है? तो इट इज ऑलवेज suggested that you must provide the correct citation in your research papers, e-contents, or whatever it is. Proofreading. Proofreading is a requirement and it will also help with your copyright issues. मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा, उस रिसर्च पेपर को जो मैंने लिखा मैं 100 बार पढ़ लूं, मुझे गलती नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसी रिसर्च पेपर को मैं लिखने के बाद समता को दूं या टीना को दूं या किसी मिस्टर एक्स को दूं, डेफिनेटली वो उसमें गलतियां पकड़ेगा, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक की हो, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो। तो कभी भी आप जब रिसर्च पेपर लिखें या अपना लेक्चर तैयार करें, ई कंटेंट तैयार करें, प्रूफ रीडिंग इज मस्ट, राइट? आप खुद पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। Why I'm emphasizing on this particular issue? Because you are going to share among the society. You are going to provide open access to the content prepared by you. Make it understandable, as I said earlier, depending upon the level of the students and the type of students, you use easy language so that more students can understand the content. और इसमें इंग्लिश भाषा भी हो सकती है, हिंदी भाषा भी हो सकती है, जिस भाषा को बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है। यहाँ ये भी मैं बात कहना जरूर चाहूंगा, अंडरस्टैंडेबल का मतलब यह है कि हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना है, एमए फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो उस लेवल को हमें देखना है। मकसद सिर्फ यह है कि जो कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिना टीचर की उपस्थिति के उसको समझ सके। दैट इज व्हाट
I mean. Final check before uploading. It is always mandatory. आपका तैयार हो गया लेक्चर, चाहे वो ऑडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, whatever it is, before uploading on the college website or library web page, फाइनल लुक जरूर देखिए, फाइनल लुक, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी आप कुछ ना कुछ उसमें संशोधन कर सकते हैं. और in the last but not the least, concluding suggestion. When the content is complete, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी ओपिनियन है. I may be wrong. You may be having different opinion. जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, अवॉइड यूज ऑफ वर्ड्स सच एज बाय, लिख देते हैं ना, बाय डॉक्टर टीना चौधरी या whosoever is preparing the note, और हम लिख देते हैं written by और prepared by. Always suggested, अगर आप ई कंटेंट बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग, अगर ई कंटेंट बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कंपाइल्ड बाय, राइट. फिर आप अपना नाम लिखिए, बिकॉज मैं भी तैयार करता हूं ई कंटेंट, हल्की किताबें भी पढ़ता हूं, थोड़ी मीडियोकर किताबें भी पढ़ता हूं, अच्छी किताबें भी पढ़ता हूं, और लास्ट में लिख देता हूं कंपाइल्ड बाय, बिकॉज वी आर एट द मोमेंट कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिश अवर पेपर. उस ई कंटेंट का कोई पेपर थोड़ी पब्लिश हो रहा है, कोई हमारा एपीआई थोड़ी सुधर रहा है उससे. ये तो हम इस समय जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसमें बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं, ये मकसद है. अब यहां मैंने बात की थी कि हमने बहुत ही पहले ये रियलाइज कर लिया था कि ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसका समय निर्धारित नहीं है, और आज की डेट में भी यही स्थिति है कि कब तक ये हमारे देश में कंटिन्यू करेगा, कब तक हमारे शैक्षणिक संस्थान हमारे विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे, सब कुछ अभी भी अनसर्टेन है. तो हमारा प्रयास यह है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हमने जो काम किया अपने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर, मैं परिसर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं परिसर में हूं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये जो कुछ मैंने किया है ये केवल परिसर के लिए किया है. अभी मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, ये ऑफलाइन स्लाइड दिखा रहा हूं कि इस समय लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे अपने घर पर हैं, उन बच्चों को हम कैसे लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये प्रयास था इस ब्रिज लाइब्रेरी को क्रिएट करने का, राइट. यहां देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप देख सकते हैं. अभी मैं इसको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, अभी ये ऑफलाइन स्लाइड दिखा रहा हूं सिर्फ बताने के लिए कि हमने कैसे किया इसको. ये आप देख रहे हैं फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, और हर फैकल्टी के अंतर्गत जो विषय संचालित है. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, और इसमें सेकंड लास्ट सोशियोलॉजी भी है. इसी तरह से हमने फैकल्टी वाइज इन सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हर सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे परिसर के विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा विकसित किए गए ई कंटेंट्स हमने यहां अपलोड किए हैं, और इनको वेब इनेबल्ड कर दिया हमने. कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं. देवबंद में कोई बच्चा है, देवबंद में अपने घर रहते वो इन सारे रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है.
डाउनलोड कर सकता है, डेस्कटॉप पे डाल सकता है, प्रिंट आउट ले सकता है। ये तो जो पिछली स्लाइड मैंने दिखाई, ये तो वो स्लाइड है जिसमें हमारे कैंपस के फैकल्टी मेंबर्स द्वारा विकसित किए गए ई कंटेंट्स हैं। स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कोई विषय छूटा नहीं है। ये लॉकडाउन पीरियड में कैंपस के फैकल्टी मेंबर्स ने कितना काम किया, और जो जितना उन्होंने किया उससे ज्यादा फिर मुझे करना पड़ा, क्योंकि खाली तैयार करना नहीं है, परोसना भी है। तो इसके साथ साथ हमने इस लॉकडाउन पीरियड में एक्सेस दिया बच्चों को ई रिसोर्सेस का, कि बच्चे लाइब्रेरी नहीं आ सकते क्योंकि इसके द्वार बंद हैं, वो अपने घरों पर हैं। तो हमने अपनी लाइब्रेरी के ई रिसोर्सेस को उनके द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहां आप देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें हमने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यूजीसी के थ्रू ईएसएस के माध्यम से हमें जो ई रिसोर्सेस एक्सेसिबल हैं, ईपीजी पाठशाला, अभी मेरे साथी ने प्रकाश डाला था ई ज्ञान कोश के ऊपर, उसका हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। ई न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वेंडर नहीं आ रहा था लॉकडाउन में घर पर, मेरे यहाँ 2 महीना अखबार नहीं आया है। इतना था लोगों के मस्तिष्क में कि वो जाने को तैयार ही नहीं था। तो हमने न्यूज़पेपर को बच्चे के घर पहुंचा दिया। और बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनको मैं आगे अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा। ई बुक्स के ये 4 हमने पोर्टल बच्चों के लिए एक्सेसिबल किए। इसी तरह से ई जर्नल्स, और आप देख सकते हैं ई मैगजीन्स। पढ़ने के लिए बच्चों को अभी डॉक्टर अनीता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गभाना, ने बड़े विस्तार से बात करी थी रीडिंग के ऊपर। और मकसद पेनिकर साहब का भी यही था कि रीडिंग हैबिट डेवलप की जाए, रीडिंग कल्चर डेवलप किया जाए। तो उसी को मानते हुए हमने प्रयास किया कि जो कुछ मैगजीन हमारी लाइब्रेरी में आती हैं उनको डिजिटली हमने बच्चों के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया। अभी तक जो हमने ई कंटेंट्स तैयार किए उसकी ये लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक एक विषय के अंदर ऊपर फॉर्म, मैंने अभी अपनी पीपीटी में स्लाइड एक दिखाई थी, फॉर्म्स ऑफ ई कंटेंट्स। ये सारे फॉर्म्स हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म है, पीपीटीज हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लिंक हैं जिनको हम महसूस करते थे कि अगर इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए बच्चे को तो वो घर रहते इसको एक्सेस कर सकता है। तो हमने यूआरएल उनको उपलब्ध करा दिए। और लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं टोटल है जितने भी ई कंटेंट्स हमने अभी तक प्रोवाइड करे, और टोटल लगभग 982, ये तकरीबन 4 दिन पहले का डाटा है, 982 ई कंटेंट्स अभी तक हम प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कि हमने अपनी ब्रिज लाइब्रेरी पर अपलोड कर चुके हैं और बच्चे उसका यूज कर रहे हैं। ई कंटेंट्स के साथ साथ तो जैसा कि आपके सभी के संज्ञान में ये बात होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी एक रेगुलेशन पास किया है कि 80% टीचिंग कोर्स जो है उसके अलावा 20% जो है वो ऑनलाइन टीचिंग होगी। ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। 80% क्लासरूम टीचिंग और 20% ऑनलाइन कोर्स। तो ऑनलाइन कोर्स बच्चे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये 1-2 मैंने स्लाइड बनाई हैं। चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय में एनपीटीएल का लोकल चैप्टर स्थापित है, और इस चैप्टर के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेस कराते हैं। इसमें बच्चे को डायरेक्ट खुद लॉगिन करना होता है और रजिस्टर करना होता है वो कौन सा कोर्स करना चाहता है। इसमें 15 दिन के भी कोर्स हैं, इसमें 1 महीने के भी कोर्स हैं, इसमें 2 महीने के भी कोर्सेज हैं, और मैक्सिमम 3 महीने तक के इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो बच्चे खुद रजिस्टर करके ऑनलाइन कर सकते हैं।
स्टडी मटेरियल उनको मिलेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स उनको मिलेंगे, यूट्यूब पर उनको सूचना मिलेगी और ऑनलाइन ही उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मुझे यहाँ खुशी है इस बात की ये बताते हुए कि आप ये देख रहे हैं स्पोक ऑन बोर्डेड, ये एक स्लोगन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, नीचे की आप लाइन अगर पढ़ें, अगर आपको पढ़ने में आ रही हो, NPTEL is very happy to be associated with Chaudhry Chand Singh University Meerut Institute and its students. We are thankful to myself for being a pillar of support in NPTEL initiatives. ये IIT मद्रास ने अभी मैडम जब मेरा परिचय दे रही थी, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रही थी, ये तभी मुझे अवार्ड दिया गया था क्योंकि उस वर्ष चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय के सर्वाधिक छात्र इस शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े थे। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ स्वयं प्रभा। ये फ्री चैनल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से। आप 32 चैनल्स फ्री देख सकते हैं, 24/7 चलते हैं ये, और इसमें हर क्लास के, हर कोर्स के, हर पेपर के बारे में विषय विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं। आजकल बच्चे लॉकडाउन में घर में हैं और अधिकांश मैं देख रहा हूं कि टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं बच्चे, और छोटा बच्चा अगर है तो मोटू पतलू और शिनचैन और तारक मेहता देखता है, और महिलाएं जो हैं तो वही महिलाओं वाले चैनल देखती हैं। तो मैं ये यहाँ पर अनुरोध करूंगा पेरेंट्स से कि वो बच्चों को प्रेरित करें ये चैनल देखने के लिए। इन चैनल्स के ऊपर ये सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं और 24/7 चलते हैं। इसमें कोई समय नहीं है कि भाई मेरा तो किचन का टाइम है, इस समय तो मैं किचन में रहती हूँ, इस समय तो मैं सफाई करती हूँ, या मैं ये कहूँ कि साहब ये तो मेरे पढ़ने का टाइम है, ये तो मेरा इसका काम है, ये तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है। ये तो 24/7 चलता है। जब आपके पास समय है तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट ऑनलाइन portal for doing short term courses is MOOCs। ये तो आप जानते ही हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आजकल बच्चे बहुत कर रहे हैं। ये कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। ये भी मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड NPTEL। मैं भी कंफ्यूज था थोड़ा सा, अब क्योंकि मैं जुड़ा हूं इससे, तो मैंने समझा, जो मैंने रियलाइज किया द डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड NPTEL। स्वयं is the national MOOCs portal being developed by MHRD in order to ensure best quality content is produced and delivered. 8 national coordinators have been appointed under SWAM. NPTEL is the official SWAM national coordinator for engineering. All NPTEL online certification courses are SWAM courses too, and they are available on the SWAM portal as well. यहाँ सिर्फ इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि NPTEL की वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हफ्ते में एक बार अपडेट होती है, और स्वयं पोर्टल पर इंफॉर्मेशन हर दिन अपडेट होती है। For getting the latest information about the courses being offered, you must see the SWAM portal because you will find the latest information on that portal. ये कंटेंट जो बनाते हैं उनके लिए एक संदेश है मेरा। वो संदेश है, there is no class to teach how we speak, but the way we speak definitely decides our class. तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी कुछ बोलें, लिखें, बच्चों को दें, उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। ये तो मैंने ऑफलाइन आपको बताया ई कंटेंट्स और उसमें कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है। अब थोड़ा सा अगर मुझे समय 5 मिनट का अगर आप दें
So I would like to share online access of Bridge Library. Would you please permit me? Yes, sir. This is Bridge Library. Now अब मैं online हूँ. मैंने कहा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक विषय है सोशियोलॉजी. मैंने सोशियोलॉजी को क्लिक किया. थोड़ा नेट स्लो चल रहा है. यहाँ देखिए आप, सोशियोलॉजी के ऊपर जो कुछ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के फैकल्टी ने मुझे उपलब्ध कराया, अब इसमें लेक्चर्स भी हैं, इसमें बहुत अच्छी किताबें भी हैं जो महसूस करते हैं वो कि वो MA फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी. कुछ मॉड्यूल्स उन्होंने दिए हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, और यूनिट वाइज उन्होंने इसमें कंटेंट्स उपलब्ध कराए हैं. मैं किसी एक को क्लिक करता हूं, फैमिली एंड इट्स टाइप. It will take some time. Now you can see here. This is the way how we are providing access to information during this COVID-19 pandemic lockdown. तो हमने बहुत पहले इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि हम इस महामारी में किस तरह से अपने बच्चों को लाइब्रेरी की सेवाएं प्रदान करें. तो आपने यहाँ देखा, मैंने सोशियोलॉजी को क्लिक किया. आप देख सकते हैं कितने सारा मटेरियल है इसमें. एक को मैंने क्लिक करके आपको दिखा भी दिया. देखिए ये कितना स्टडी मटेरियल है. आई एम डेड श्योर के नॉर्मल डेज में लाइब्रेरी जब ओपन रहती है उस समय बच्चे को इतना मटेरियल नहीं मिलेगा. ये तो फिल्टर्ड है. ये तो क्योंकि जब लाइब्रेरी में बच्चा आता है, लाइब्रेरी में आने के बाद बच्चा तो अपनी अप्रोच से डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, अपने लेवल से डॉक्यूमेंट को सर्च करता है. उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो 5 किताबें इशू कराता है, 2 किताबें उसकी काम की हैं, 3 किताबें काम की है ही नहीं. लेकिन यहाँ ये जो कंटेंट्स प्रोवाइड हमने किए हैं, दीज कंटेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टी मेंबर्स. और ये खाली ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे विषयों में आप देखेंगे हैंड रिटन है, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल only to help the students. So what is more important, यहां एक चीज मैं और दिखाऊंगा. ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट का दिखा दिया. इसी तरह से आप कोई भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट्स, राइट. इसके अतिरिक्त ये ऑनलाइन चल रहा है सब. आपको केवल करना ये है, you have to visit www.ccsuniversity.ac.in. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी. वेब पेज पर टॉप राइट हैंड साइड पर ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा ब्रिज लाइब्रेरी. यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट आइकन, ब्रिज लाइब्रेरी, एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट. जो ये आपके स्क्रीन पर चल रहा है ये आपके सामने आ जाएगा, एंड यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स टू गेट एक्सेस दीज रिसोर्सेज. यहाँ आप देखिए कि कितनी सारी मैगजीन्स मैंने यहाँ आपको दिखाई. और ये मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी एक शब्द मैंने यूज किया था ई कंटेंट्स के लिए. कंसिस्टेंसी. यहाँ हर हफ्ते अपलोड करता हूं मैं. जो भी नई मैगजीन आती है वो वीकली बेसिस पर अपलोड हो जाती है, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों को ये ना लगे कि लाइब्रेरी के द्वार बंद है और हम असहाय हैं.
लाइब्रेरी का प्रयास यही है कि बच्चा कंफर्ट फील करे, उसको मन में कभी ये बात ना आए कि लाइब्रेरी के द्वार बंद हैं, लाइब्रेरी उनके द्वार पर है। यहाँ ई बुक्स के पोर्टल मैंने यहाँ लिंक दे रखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक को क्लिक कर रहा हूं, पीडीएफ बुक्स। यू विल बी शॉक्ड टू सी, you will be surprised to see this portal. Let us see here, ये number of books added to the collection, ये जो मीटर चल रहा है ना यहाँ, ये शो कर रहा है the number of book added to the collection. More than 8 crores of e-books. Can you believe? Can you believe? More than 8 crores of full text e-books. This is the general search engine. You can write your search here, sociology. You just click enter and you will find that result. Whatever your subject is, let us see. Theoretical sociology, the basics of sociology, encyclopedia of sociology, the sociological imagination, the sociology book, introduction to sociology. इसी तरह से आपका जो अपना विषय है या स्पेसिफिक थ्रस्ट एरिया है जिस पर आप शोध कर रहे हैं या करा रहे हैं, आप इस सर्च इंजन में डालिए, एंटर की दबाइए, यू विल गेट thousands of results. And mind you, ये जो किताबें इस पर आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे पब्लिशर्स की किताबें नहीं है, ये रेनाउंड पब्लिशर्स की किताबें हैं, वेल नोन ऑथर्स की किताबें हैं, और पूरी किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक किताब को करता हूं प्रयास, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यहां क्लिक करना है। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग टू योर नोटिस द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू एक्सेस द बुक। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यहां आपको आइकन दिख रहा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप। Because there are 292 pages of this book, it will take some time. यहाँ तो थोड़ा तेज हो रहा है ये काम, क्योंकि कैंपस में 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड है और यूनिवर्सिटी बंद है। इस इंटरनेट की सुविधा सारी मैं ही ले रहा हूँ, और सारे वेबिनार्स मैंने यहीं से अपने कैंपस में अपने ऑफिस से ही किए हैं, क्योंकि घर पर इतनी स्पीड नहीं होती। अब आपको क्या करना है, गो टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड करेगी किताब को। ये 292 पेजेस की किताब आपके सामने है। ये डोडा की किताब है। ये जब पब्लिश हुई थी 2007 में, तो इसकी कीमत थी $68। आप देख रहे हैं ये पूरी किताब, और ये वेब एनेबल्ड है। इस ब्रिज लाइब्रेरी को क्रिएट करके हमने सिर्फ लिंक प्रोवाइड करे हैं, ताकि एक्चुअली क्या है, अभी प्रिंसिपल मैम गभाना कॉलेज से इंटरनेट की बात कर रही थी, और बहुत विस्तार से उन्होंने बात की इंटरनेट की। मानता हूं मैं, इंटरनेट ने वास्तव में पूरी दुनिया को बदल दिया, ठीक है। और इंटरनेट में हमारे जो वो गूगल बाबा हैं, वो तो बहुत ही लोकप्रिय हैं, हर मर्ज की दवा उनके पास है। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है एज फार एज, पहले मैं यहाँ ये बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हेल्थ साइंस लाइब्रेरीज के ऊपर मेरा काम था।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा रिसर्च वर्क इस पर है और मैं जितने भी लेक्चर देता हूँ वो सारे के सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज पर होते हैं मेरे. And we must talk about the importance of computer application and ICT application in library services. But I have, because I have to work with this technology. But what I noticed, though there has been a number of advantages of computer application in libraries, like speed, accuracy, decision making, flexibility, expandability, automatic operation. But my friends, there is one very dangerous demerit of computer, and that is computer cannot think. And this is the disadvantage that vanishes all its merits. Why I'm saying this statement? Because um, as I said, I was talking about Google search engine. Suppose Dr. Samta is trying to get information through Google search engine. आप क्या करते हैं? Google search engine खोला, आपने अपनी क्वेरी उसमें डाली, एंटर की दबा दिया, ठीक है. सपोज सोशल थ्योरी आपने गूगल सर्च इंजन में डाला, रिजल्ट सामने आएगा आपके, राइट. अब एक छोले वाला है, वो गूगल सर्च इंजन में सोशल थ्योरी डालता है, तो डॉक्टर समता रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा ना? सेम आएगा ना रिजल्ट? अब डॉक्टर समता तोमर ने तो अपना जीवन सारा पढ़ाई में निकाल दिया, ठीक है. अब पढ़ने के बाद अब पढ़ाने का काम प्रारंभ कर दिया. वो अपने विषय की विशेषज्ञ हैं. गूगल उनको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वही इंफॉर्मेशन वो एक छोले वाले को दे रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. इट इज ओनली द टीचर, it is only the librarian who has the ability to understand the level of the students, the level of the user. And of course, आपके पास जब BA फर्स्ट ईयर का बच्चा आएगा, जाला फोड़ दिया, आप उससे किसी और स्टाइल में बात करेंगे. लेकिन जब आपके समक्ष आपका PhD स्कॉलर आएगा, आपका अंदाजे बयां जो है वो पूरी तरह से मुस्तशना हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. So another important problem in Google search engine or whatever it is, internet, I must say, we cannot decide the authenticity, the reliability, the completeness, the authority, and the relevance of the information provided by Google search engine. Sometimes it happens, as I said earlier, आपने social theory, आपने query डाली अपनी, and Google search engine will provide you millions of pages on top right hand side. Isn't so? How many pages you are normally go through? आप उन करोड़ पेजेस में से कितने पेजेस को देखते हैं? Hardly 5 or 6, not more than that. Then how you can decide that the first 5-6 pages you have gone through are the most relevant for your purpose? This is what I noticed, and being a library science student, our duty is to provide the right information to the right reader at right time and in right format. This is what is expected from librarians. So this is how we have established and created this bridge library, just to provide access to the learning resources to the benefit of our students. And remember, as I said earlier,
This is not meant for the students of this university campus. This is accessible to all. These resources, all resources, are web enabled. Wherever you are, and whosoever may get advantage of all these contents either prepared by our faculty members and the resources which we have provided through links. So this is what I was trying to discuss with you, and now I would like to skip all my issues that I was planning to discuss with you, and I'm really grateful to the principal of Government College Deoband, and especially Dr. Anita Rathore. I'm really very much impressed the way she was speaking. हमें डॉक्टर अनीता से थोड़ा सा मुखातिब हूँ मैं कि हमारे साथ दिक्कत ये रही कि हमने केवल कक्षा 10 तक अंग्रेजी पढ़ी और उसके बाद कक्षा 10 के बाद से हमारा अंग्रेजी विषय से कोई लेना देना नहीं रहा और आई वुड लाइक टू शेयर विद डॉक्टर अनीता और हमने ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे, इंटर किया, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अब जब थर्ड ईयर में आए सेकंड ईयर तक हमने रट रट के काम चला लिया और वो हर साल हर कोर्स में जो रटने का कवरेज था वो बढ़ता चला गया। दायरा पहले एक पैराग्राफ का एक आंसर होता था, फिर अगली क्लास में आए तो वो एक पेज का हो गया और जब बीएससी फाइनल तक पहुंचे तो पता लगा 4 पेज 5 पेज का एक आंसर, कैसे भैया रटेंगे हम इसे, हमारे तो बस की बात है नहीं। अब तो या तो हमारा दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी और अगर पढ़ना है तो भाई हमें तो जागना पड़ेगा। आई रियलाइज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज अर्ली, हालांकि इतना अर्ली नहीं था, बीएससी फाइनल में आ चुका था। देन आई रियलाइज दिस फैक्ट एंड आई रश टू माय ग्रैंडफादर। मैं अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचा, वो मैट्रिक पास थे, डॉक्टर अनीता। ही वाज सिंपली मैट्रिक of 19 I think 39। मैं उनके पास पहुंचा क्योंकि मुझे पता था कि वो पढ़ाते थे बच्चों को। अब मैं पहुंचा तो कहने लगे कैसे आए? मैंने कहा दादा मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैं क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें? मैंने कहा मुझे अंग्रेजी पढ़नी है। बोले आप बीएससी कर रहे हो, अब अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो? कि जी आती नहीं है मुझे, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। कहने लगे ठीक है, कल से कॉपी पेन लेकर आना और ये वाली किताब लेकर आना। एक किताब का नाम बता दिया और अगले दिन से हम पहुंच गए। बीएससी फाइनल का बच्चा मैट्रिक पास से अंग्रेजी पढ़ने गया है, जरा ध्यान देने योग्य बात है। और आई शुड नॉट हेसिटेट इन कन्वेइंग द फैक्ट डॉक्टर अनीता, आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर 42 rules how to fill the articles. He taught me. और उस वक्त तक हमें तो ये पता था कि जब आर्टिकल आते थे भरने के लिए, क्वेश्चन पेपर आता था तो सबसे पहले कूद के हम उसी सवाल को करते थे। उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स होती थी, 3 आर्टिकल होते थे, तो हमें सबसे आसान वही लगता था कि अगर वॉवेल है तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो दा लगा देंगे। So that was the approach of doing that particular question. When I became in contact with my grandfather, he taught me how to fill the articles. I was shocked. So English language teaching is what I feel the most I think difficult to teach because one cannot understand. Though I can speak a little bit Urdu or Hindi and English too, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, but the fact is that
it is not easy to teach English as far as grammar is concerned. अब तो मैडम स्कूल्स में ग्रामर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अब मुझे ये जो कुछ गाड़ी चल रही है ना मेरी, जो आपसे वार्ता हो रही है, ये जो गाड़ी खिंच रही है, this is only because of my grandfather. I bow my head before him. He taught me what I really knew not. So thank you very much for providing me this opportunity to share my experience with you all. And I must congratulate the principal for providing me this opportunity, Professor Monica Singh. And I hope you will continue to organize such webinars in the days to come. Thank you very much. Thank you very much, sir, giving us such brilliant information about Breeze Library. Thank you very much, sir. Welcome. Now I will जिसका सबको अभी तक इंतजार कर रहे थे, हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर विजय शंकर जी का, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। बेसिकली वो हिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया था और लगभग 39 इयर्स का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और उन्होंने 1972 में डीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल से अपनी जो है उन्होंने अपनी जॉब शुरू करी थी और 2011 में वे रिटायर हुए थे। और 2000 एक बार हमें भी मौका मिला था, जब तक हम उस कॉलेज में नहीं पहुंचे थे, लेकिन 30 अप्रैल 2005 और से लेकर 2006 तक 8 अगस्त 6 तक का वे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवबंद के भी प्रिंसिपल रहे थे। और अब वे फिलहाल इस यूएसए में रह रहे हैं अपनी बेटियों के साथ। वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोस्टा रिका, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका में विजिट करते रहते हैं। और मैं अब उनसे चाहूंगी कि वे भी हमारे साथ जो अपने थॉट्स है, अपने ब्लेसिंग्स है, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। सर प्लीज, आर यू लिसनिंग अस? सर प्लीज हमारे साथ अपने थॉट्स वो करिए। Am I audible? यस सर। ओके सर काफी देर से वेट कर पहले रहे तो थे। मैं आपको काफी देर तक वेट करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ, और आपको शायद ये आइडिया देना भी जरूरी है कि हमारे यहाँ इस समय 2:30 बज रहा है रात का जी। और मुझसे बच्चे यही पूछ रहे थे कि आप कब सोएंगे, क्योंकि हम लोग इस समय तक तो सो ही जाते हैं। Anyway, first of all, I thank Dr. Monica for inviting me on this, workshop. मैंने सोचा तो बहुत कुछ कहने को था, लेकिन समय शायद ज्यादा हो गया है, तो मैं 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं वो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने, आपने ही बताया, 39 साल नौकरी की। मैंने गांव में भी नौकरी की, पहाड़ पे भी नौकरी की, देवबंद में, छपरौली में, आपका ये क्या कहते हैं इसे, बादलपुर, नोएडा, सभी जगह नौकरी की। और सबसे पहली चीज, जब हम किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एक बेसिक जो हमारा फाउंडेशन है वो भूल जाते हैं। और सबसे पहले मैं उसी बात की बात करता हूँ, हम नहीं जानते कि हमारे यहाँ हर बच्चे के पास कंप्यूटर होगा, नहीं होगा। और अगर होगा भी तो पिताजी के पास होगा या बड़े भाई के पास होगा जो नौकरी करता होगा, जिसको रोज जरूरत है। हमारी पहली लिमिटेशन यही है। लेकिन चलिए, मैं दूसरी बात ये मानता हूं कि आजकल स्मार्टफोन हर बच्चे के पास होता है। स्मार्टफोन हर बच्चे के पास होता है। तो अगर हम स्मार्टफोन से शुरू करें तो शायद कुछ फायदा जरूर होगा। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे जो 2 लाइब्रेरी के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अजय कुंबले और डॉक्टर जय सिद्दीकी, दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। दोनों ने
काफी काम किया हुआ है, सिद्दीकी साहब ने तो बहुत ज्यादा काम किया हुआ है एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड है बहुत यूजफुल है वो। लेकिन फिर हमारी जो लिमिटेशन है उसमें कितने बच्चे प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे। जो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर है या जिनके पास आईपैड है या जिनके पास टैबलेट है वो तो इनमें से बहुत सी चीजें कर लेंगे, लेकिन उस लिमिटेशन को भी आप सोचिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसमें मैं जो सबसे पहला सजेशन दूंगा, ये सब मैं रिवाइज कर दूंगा कि बच्चों को यूट्यूब देखना चाहिए, बच्चों को विकिपीडिया जाना चाहिए। आप गूगल में भी कोई भी किताब सर्च करेंगे कुछ नहीं मिलेगा तो उसका रेफरेंस जरूर मिल जाएगा अगर वो यूजफुल किताब है। आपको सारे पुराण वुराण सब उसमें जो है मिल जाएंगे। आपको बहुत इंफॉर्मेशन, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, विकिपीडिया में तो बहुत मिल जाएगी और विद रेफरेंस मिल जाएगी। पूरी बिब्लियोग्राफी दी होगी नीचे, आप देखिए किसी भी टॉपिक को आप ले लीजिए, इतनी ज्यादा होगी जो आपको कहीं कोई नहीं दे पाएगा। तो बच्चों को उसके लिए प्रैक्टिकली जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके लाइब्रेरियंस हैं, उनको बताना पड़ेगा। विकिपीडिया हिंदी में भी है। फिर उसके बाद दुनिया भर की साइट्स अवेलेबल हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से एजुकेशन या सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। अब तो ये सब भी आ गया है कि आपको रिसर्च पेपर भी लिखवाना है तो गूगल कर लीजिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, लिख देगा और आप अपने नाम से उसको जहां चाहिए भेज दीजिए, आपको रिसर्च पेपर लिखना भी बता देंगे। तो ये सब चीजें, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं आपसे, ये सब जो हमारे टीचर्स हैं उनको करना चाहिए। एक बहुत छोटा सा सजेशन है, आप दुनिया भर के ग्रुप्स बनाते हैं व्हाट्सएप में, आप अपने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाइए, BA1 का बनाइए, BA2 का बनाइए, BA3 का बनाइए, MA का बनाइए, MA फाइनल का बनाइए और उसमें अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर उस ग्रुप में उनके साथ टच में रहिए। हर चीज जो है अब लेक्चर की जरूरत नहीं है, आप डिस्कस भी करेंगे, आप बच्चों को सजेशंस देंगे, ये यहाँ ढूंढो, ये यहाँ ट्राई करो, इसको यहाँ अवेलेबल पाओगे, तो उनको उससे जरूर फायदा होगा। और जब एक कनेक्टिविटी रहेगी, आप उसमें अपने वीडियो डाल सकती हैं, बच्चे सुन सकते हैं और उनसे कहिए कि उसको वो एक तरीके से टच में रहे। मैं तो बताऊं, मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, शुरू में तो उसको मैं पढ़ाता था जब वो बहुत छोटा था। अब वो खुद ही कहता है कि मैं जो हूं उसको टीवी पे देख लूंगा। वो ABCD भी टीवी पे पढ़ना ज्यादा कन्वीनियंट समझता है बजाय उसके कि मैं उसको बैठ करके पढ़ूं। तो दिस इज द importance of the atmosphere. You create an atmosphere for this e-learning, and this can be done by the teachers and by the library staff. आपको उनको एक बार तो सिखाना ही पड़ेगा और अगर वो ये सब करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर उनको ये बताइए कि आज COVID-19 में जब लाइफ पैरालाइज हो गई है फिर भी दुनिया चल रही है, एंड वो चल रही है सिर्फ मेल की वजह से और आपके इंटरनेट की वजह से। कोई बिजनेस नहीं खत्म हुआ, कोई बिजनेस नहीं रुका, कोई बैंकिंग सर्विस नहीं रुकी, कोई सरकारी काम नहीं रुका, सब चल रहा है। आप इंडिया में तो शायद थोड़ा सा ये अभी कम है, लेकिन है, वहां भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सारा दिन करते हैं, कमरा बंद करके वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। आने वाला समय समस्या केवल COVID-19 की नहीं है, आने वाला समय जो है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज होने वाला है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कहीं जा करके किसी से बात करें, सबके पास लिंक अवेलेबल होंगे, सबके पास जो है वो
मोबाइल होगा, आप केवल लोगों से बात करेंगे और शायद महीनों हो जाएंगे आपको दूसरों को देखे हुए। दुनिया, आज की दुनिया जो है वो ऐसे ही चल रही है। हर काम जो है कंप्यूटराइज्ड है। हर इंफॉर्मेशन, this is the information age. And why do we call it information age? Because every information is available on Google, on internet services. तो बच्चे को उस ओर ले जाना है। बच्चा बहुत आसानी से चला जाएगा अगर वो YouTube में पिक्चर ढूंढ सकता है, अगर वो YouTube में और भी कॉमेडी प्रोग्राम ढूंढ सकता है, तो वो अपना लेक्चर भी ढूंढ सकता है। ये एक तरीके से बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत है। उनसे एक आदमी को आप कनेक्ट कीजिए, उससे कहिए वो अपने और साथियों को कनेक्ट करे, एक ग्रुप बनाइए एंड बी इन टच विद, क्योंकि जो आपका टीचिंग स्टाफ है, दिस इज देयर ड्यूटी। उनको कुछ ना कुछ बच्चों से टच में रहना चाहिए। मेरी एक ग्रैंड डॉटर है, उसकी टीचर अक्सर उसका क्लास लेती है। वो अभी 6 साल की है। वो कंप्यूटर में बैठ करके और पूरा क्लास 1 घंटे सुनती है, और उस बाद आप उससे बात कीजिए तो वो बता देगी कि आज मैडम ने या आज हमारी टीचर ने, यहाँ तो टीचर का नाम लेते हैं वो लोग, मिसेस गोइन उसका नाम है, तो कह देगी मिसेस गोइन ने आज क्या क्या बताया। कभी कभी हम शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बच्चों से ज्यादा मिक्स नहीं हो पाते। मिक्स होना पड़ेगा आपको, और उनको जब आप इसमें शामिल करेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे खुद सवाल करेंगे, आप उनका जवाब दे सकते हैं। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन तो होती ही है, तो वो चीजें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और पढ़ने का तरीका है, बहुत आसान है। अगर 2 या 4 बच्चे हैं या एक बच्चा है आपसे कुछ पूछता है, तो आप उससे स्काइप पे भी बात कर सकते हैं, आप उससे फेस टाइम पे भी बात कर सकते हैं, आप उससे अपने मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं। The connectivity has to be maintained at it has to be maintained by the teachers. जब तक आप उनको इस चीज के लिए इनकरेज नहीं करेंगे, ये इसको हिंदी में कहते हैं, जब तक आप उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक वो अपने आप तो नहीं आएंगे। वो तो सबने ये मान लिया है कि पता नहीं इम्तिहान भी होगा कि नहीं होगा, और इम्तिहान नहीं होगा तो क्या करना है, वैसे ही पास हो जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ज्यादातर ऐसी जगह पे होते हैं जहां हम लोग कहते हैं एंजल्स भी नहीं जाते। तो वहां के बच्चों के लिए ये किसी ने ये जिक्र किया था कि साहब वो कनेक्टिविटी नहीं है, ये सही बात है। आपके छोटी छोटी जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, और अगर इंटरनेट है भी तो लाइट नहीं आ रही है, तो बच्चा क्या करेगा? इट्स वेरी इजी कि साहब हमने सब चीजें जो है वो कंप्यूटर में या इंटरनेट पे अपलोड कर दी हैं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों को कराना। मैं तो जब बादलपुर में था, तो हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब थी उसमें 24 या 25 कंप्यूटर थे। कितने बच्चे जाते थे? डॉक्टर अनीता बैठी हुई हैं, वो बताया मैं कितने बच्चे जाते थे। हमने एक कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर भी बुलाया, कुछ दिन उसने ट्रेनिंग भी दी। कहाँ जाते हैं बच्चे? अपने व्हाट्सएप में या अपने फेसबुक में, सॉरी, मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन वहां जाकर के बैठ के किसी चीज को ढूंढना, किसी आई मीन सीडीज भी बहुत सी आपकी यूनिवर्सिटी ने भेज दी थी। आपके यहाँ डॉक्टर अरुण कुमार जो थे, उन्होंने कुछ इंग्लिश के प्लेस भेजे थे। हम तो नहीं समझते कि बहुत ज्यादा बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट ड्रैग देम टू दिस फैसिलिटी। कंप्यूटर की फैसिलिटी गिनाने का वक्त नहीं है, और ये भी बताने का वक्त नहीं है कि आगे की दुनिया में अगर आप कंप्यूटर को
प्रॉपरली यूज नहीं करना जानते, अगर आप इस इंटरनेट की सर्विसेज का फायदा उठाना नहीं जानते, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे दोनों जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, बल्कि एक हमारी डॉटर और उसकी भी बच्ची है, इतनी तेजी से ये सब जो है कंप्यूटर पे, आईपैड पे सब ढूंढ लेते हैं। तो द मेन थिंग इज वी वर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इज अवेलेबल एंड देन वी टेल देम व्हाट इज द लिंक। बच्चे की असलियत तो ये है कि आप उसको एक लिंक दे दीजिए, दूसरा वो अपने आप ढूंढ लेगा। तो दिस हैज टू बी डन। हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। सिद्दीकी साहब के लेक्चर से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने काफी कुछ मटेरियल तैयार किया है। आज से 20-25 साल पहले ये मटेरियल हम लोग जो है वो जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट होते थे उनमें बैठकर तैयार किया करते थे, और दे वर ऑल प्रिंटेड मटेरियल। उसी तरीके से एक पत्राचार पाठ्यक्रम बना, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सा मटेरियल प्रिपेयर किया। वही पत्राचार पाठ्यक्रम है, अब आप उसको केवल कंप्यूटर में डाल देते हैं एंड दैट बिकम्स एन आर्टिफिशियल लेक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि आप उसको इसमें डाल दीजिए और लोग उसे यूज करें। एक ऑप्शन और भी है, बच्चों को बताइए कि गूगल पे अगर वो सर्च करें तो ऑनलाइन ट्यूशंस अवेलेबल हैं। कोई बहुत ज्यादा उनकी फीस नहीं होती है। अगर मान लीजिए उनको टीचर नहीं अवेलेबल है, या वो बिल्कुल पूरा एक ऐसा चाहते हैं कि उनको एक लेक्चर दिया जाए, उनको एक क्लासरूम की तरह पढ़ाया जाए, तो दे कैन ज्वाइन दैट। ट्यूशंस अवेलेबल हैं, इंडिया में भी अवेलेबल है। इंडिया में बहुत से बच्चे उन ट्यूशंस को ले रहे हैं, क्योंकि इस समय क्राइसिस है। इस समय वो स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहे हैं, और ये दिक्कत तो है ही है। The main aim is to explore the computer and get the desired link. बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और सॉरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। I thank you everybody who is participating in this webinar, especially Dr. Anita ji, Dr. Siddiqui, Dr. अजय कामले जी, और ये डॉक्टर समिता। Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to invite my principal, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. धन्यवाद समता। आज राजकीय महाविद्यालय देवबंद के द्वारा आयोजित वेबिनार के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर सर को आमंत्रित करके महाविद्यालय परिवार बहुत गौरवान्वित है और बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, बहुत ही हर्षोल्लासित है। मैं सर के बारे में कहना चाहूँगी कि मेरे निमंत्रण को सर ने अपनी टाइम इंडिया और अमेरिका के टाइमिंग्स में बहुत अंतराल होने के बावजूद भी सहर्ष स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर के बारे में डॉक्टर समता ने अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दिया ही है, बट मैं अपने बिहाफ पे सर की व्यक्तित्व की कुछ बातों को आप लोगों से साझा करना चाहूंगी। मेरा अपना ये मानना है कि सर
सर का जो व्यक्तित्व था वो आज भी हायर एजुकेशन के लिए फुटप्रिंट्स की तरह है। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सर की लीडरशिप में हमने काम किया। कहा जाता है कि लीडरशिप के अंदर आप जैसा कार्य करते हैं वैसा ही कार्यों का परिरक्षण आपकी कार्यशैली पर भी पड़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि यदि हम आज कुछ राजकीय सेवा में बेहतर करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, तो शायद उसका मार्गदर्शन हमें कहीं ना कहीं सर के कार्यकाल के दौरान ही प्राप्त हुआ, जबकि सर ने एक हेड के रूप में हम लोगों को गाइड किया कार्य के और एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोगों को दिया कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ टफेस्ट से टफेस्ट कार्य को भी कैसे सुगमता से किया जा सकता है। मैं इसके लिए सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे हमारे कार्यालय के अंदर क्या कार्यशैली अपनानी चाहिए। शायद सर मेरे लिए रोल मॉडल हैं और अब मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि इसी तरह से उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। जैसे कि हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनीता राठौर, डॉक्टर निधि रायजादा, मीनाक्षी लोहानी, जो भी बादलपुर के समस्त टीम है हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी सर की उपस्थिति से बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं। और हमारा राजकीय महाविद्यालय देवबंद का राजकीय महाविद्यालय परिवार भी सर इस अनुभूति से ही बहुत खुश था कि आप हमारे बीच उपस्थित होंगे, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये शायद इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये संभव है, तो कंप्यूटर एज की भी कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता है। सर मैं पुनः आपके व्याख्यान से बहुत ज्यादा लाभान्वित हूँ, महाविद्यालय परिवार भी और छात्र भी। जैसा कि आपने कहा कि सर हाँ प्रॉब्लम्स है छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कि सभी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, लेकिन फिर भी सर हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। और सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी प्रबुद्ध वर्ग व्हाट्सएप अपने अपने संबंधित क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के साथ जुड़े हैं। निरंतर इस लॉकडाउन के पीरियड में भी उनसे कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं और सर जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। सर हाँ स्टार्टिंग में 4 या 5% सक्सेस थी, बट आज की डेट में सर वो सक्सेस हमारी 50% पहुंच गई है, लेकिन 100% नहीं पहुंची है। सर मैं पुनः आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर जे.ए. सिद्दीकी, एचओडी DLIS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अमूल्य समय हमें दिया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और सर आपके द्वारा जो व्याख्यान दिया गया बहुत ही धैर्य और सरलता और सहजता के साथ दिया गया, जिसको कि जो कि आम पहुंच हम निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राओं और हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे सभी प्रबुद्ध वर्गों के लिए बहुत उपयोगी होगा। स्पेशली आपने सर जो ई कंटेंट की प्रिपरेशन ऑफ ई कंटेंट के बारे में बताया वो निश्चित रूप से लाभदायक है, क्योंकि हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, हमारे समस्त प्राध्यापक वर्ग हैं, वो अपने ई कंटेंट तैयार करके अपलोड कर रहे हैं। कई बार सर दिशा निर्देश की भी जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से जो आपने बताया है वो ई कंटेंट के विषय में जरूर लाभदायक होगा। आपके द्वारा माध्यम से जो सर आपकी जो ब्रिज लाइब्रेरी के लिए उपयोग जो हमें मार्गदर्शन दिया गया है वो हम अपने छात्र छात्राओं तक भी पहुंचाएंगे। और ये सर बात बिल्कुल सही है कि हमें अब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से वर्चुअल लाइब्रेरी की तरफ जाना होगा। इसके लिए हमारे जो प्राध्यापक वर्ग हैं वो भी तैयार हैं, हमारे जो लाइब्रेरियन है सर वो भी एकदम तैयार हैं और मुस्तैदी के साथ सर इस प्रिपरेशन की तैयारी आगामी सत्र के लिए कर रहे हैं। साथ ही आज के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मैं डॉक्टर अनीता रानी राठौर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे छात्र छात्राओं, हमारे प्रबुद्ध वर्ग को अपने व्याख्यान से जो हमें अनुभूति दी है, एक लाभदायक ज्ञान की अनुभूति दी है कि रीडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जो कि आज की समाज की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र छात्राओं में या समाज के वर्ग में अभी जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो लगभग खत्म होती जा रही हैं इंटरनेट के कारण, लेकिन रीडिंग ऑफ हैबिट्स साथ ही मैं आज के उद्घाटन सत्र के अवसर पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अजय कामले जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें एंड लिस्ट और अन्य रिसोर्सेज के बारे में बताया। और ये फैक्ट है कि
लाइब्रेरी में भी। हाँ बताइए। हमारी पुस्तकालय में भी डनलेट की मेंबरशिप भी है और एनलिस्ट की भी मेंबरशिप है, बट हाउ टू एक्सेस, ये प्रॉब्लम हमारे हमें कोई प्रॉब्लम होगी इसके एक्सेस के बारे में, छात्र छात्राओं के व्याख्यान के बारे में, तो भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है सर। और साथ ही जैसा कि हम जानते हैं पीएन पन्नीकर जी जो केरल लाइब्रेरी मूवमेंट के जनक हैं, उनकी याद द्वारा 19 जून को रीडिंग डे मनाया गया और जिसके सप्ताहांत कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ये तो निश्चित है कि हमें ट्रेडिशनल टीचिंग से वर्चुअल टीचिंग की तरफ जाना होगा और उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना होगा। और बच्चों को कैसे हमें इस रिसोर्सेज के माध्यम को अवगत कराना है, उसके लिए हमें काउंसलिंग भी करनी होगी और आगे भी आने वाले समय में विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना होगा। जैसा कि सिद्दीकी सर ने कहा है कि कंप्यूटर लिटरेट हमें हर बच्चे को करना होगा, तो इस माध्यम में मेरा अपना ये विश्वास है कि महाविद्यालय लगातार इसमें कार्य करता रहेगा। जैसा कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में विभिन्न माध्यमों से शिक्षा हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षण के कार्य में लगातार इंगेज करके रखा है और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार हमारे द्वारा ई कंटेंट लगातार हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि आज के वेबिनार के माध्यम से हम और तेज गति हमारे इस कार्य में आएगी, क्योंकि कुछ बातें थी जो हमारे प्राध्यापक वर्ग भी शायद अनभिज्ञ थे, खुद में भी अनभिज्ञ थी, लेकिन हमें पता चला है और आप लोगों के से भी संपर्क स्थापित हुआ है। मेरा अपना मानना है कि भविष्य में हमें इस विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हमारे जो भी मुख्य अतिथि हैं वो हमें निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। और साथ ही मैं अपने महाविद्यालय परिवार को भी हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर वेबिनार ई रिसोर्सेज एक्सेस एंड प्रैक्टिसेस का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से जो अभी तक का हमारा सत्र चल रहा है वो हमारे वेबिनार की जो थीम है उसको पूर्ण तरह से पूरा करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर पी.के. सिंह, जो कि आगामी सत्र में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने हमारे महाविद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है, उन्हें अनुग्रहित किया है। और पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you, ma'am. And thank you all the guests who are with us in inaugural session. Now I would like to start technical session where जहाँ पर हमारे पास 2 speakers हैं स्पेशली। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे पास लगभग हमने ये 2 दिन पहले ही इसको जारी किया था, इसके वाउचर को जारी किया था और लगभग 700 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जिसमें से हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी हो सकते हैं वो सभी इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। Now I would like to invite Dr. Pramod Kumar, who are from Jammu University, working as a assistant professor in Jammu University. सर जो है उनका स्टार्टिंग का करियर जो रहा है एज ए लाइब्रेरियन, उन्होंने स्कूल्स की लाइब्रेरी से शुरू किया था और आज वे जम्मू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग है। लगभग 2000 उन्होंने वहाँ पर 2010 से अगस्त 2010 से वहाँ से कार्यरत है और वो एज ए इग्नू काउंसलर भी वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं। उनकी लगभग 6 पेपर विभिन्न जर्नल्स में पब्लिश है और आज का उनका जो टॉपिक है उस पर वे हमें गाइड करेंगे। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, गुड मॉर्निंग। यस मैम। In fact, good afternoon. Good afternoon. Yes, good Yeah, afternoon. it become too late. yeah. सर जब बोलना शुरू होते हैं सब लोग तो अच्छा लगता है। जी, टीचर्स की ये प्रॉब्लम है, once they started, hardly they stop. Anyways, yes, sir. Please start your मेरी स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज? Yes, sir. Vineet sir. I think it's okay. मैडम अलाउ है? हाँ, ठीक है। Actually, I am working on 2G, so I would like to off my video. Otherwise, it may create some problem.
Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. First of all, I would like to offer my sincere gratitude to Principal Ma'am, Professor Monica Singh and her team to give me this opportunity. And I would like to mention the sincere thanks and congratulations to the entire team, because I know how much time it took to organize such an event. It required a lot of time, exercise, and dedication. So for this, all of you are congratulated, and my best wishes to all of you. Thank टाइम इज ऑलरेडी बीन काफ़ी समय हो गया, सो मैं सीधे सीधे काम की बात पे आता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम. My today's topic is access and use of e-resources by faculty, scholars and students in higher education. बेसिकली मुझको कहा गया था कि आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता दिए जो स्टूडेंट्स के काम के हो, बच्चों के काम के हो. तो आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट few of resources which are useful for faculty, scholars and students as well. Though there are thousands e-resources available over the internet, and it's very difficult to know which e-resource is supposed to access. So for that purpose, we will talk later in this regard. So I just mentioned few of them because to mention all of them is very difficult task. ये मुश्किल था कि सारे के सारे e-resources हम यहाँ पे लेके आते. Even though I have one exhaustive list of resources which I would like to share with all of you. मैं मेल कर दूंगा तो आप लोग उसे अपने स्टूडेंट के साथ में आपस फैकल्टी में भी आप उसे यूज कर सकते हैं. जी. तो the user's attitude to information is gradually shifting from the printed document to electronic resources, and thus it has been their prerogative to know the details of the availability, access, and organization of resources. As we all of us are aware that due to the advancement of computer science and technology and printing technology, the publication is shifting to the e-publication, and accordingly, the user's attitude is also shifting from printed to the electronic resources. That is why it is very essential to know that what are various e-resources available over the internet. It is essential for the students, not only for the student, as well as for faculty and librarian as well. The awareness and use of electronic resources by various persons depends mainly on skills of each individual to locate discrete knowledge elements. The use of electronic resources is necessary for users mainly because the electronic resources provide better, faster, and easy access to information than information accessed through print media. These can be relied upon for timely information which hold the quote right information to right user at right time. This is the principle which we follow in libraries, the right information to the right user at the right time. But as far as concerned print media, it takes some time to reach the right information to the right reader. So in this case, e-resources play the vital role. What are sources and resources? People are confused and what are the sources and what are resources? Both are used synonymously many of the times. So there are two different words with totally different meanings. Sources means the origin, root cause of something means it is that from which something comes, like wisdom, inspiration, river, etc. For example, water is the source of energy. Father is the source of income for a family. Whereas resources means something that is usable or readily available to use, like coal, iron, oil, and natural gases, etc.
For example, water resources are used for irrigation and peoples are the resources for a company, offices, organization, etc. In simple words, the resources are the things that we use and sources is the place where we get these things. For example, library is a source of information, whereas the information contained in books, either print or electronic, resource is to be recognized as a resource which can be used by a user. E-resources. E-resources is that information which can be stored in the form of an electrical signal usually, but not necessary on a computer. Means when a piece of information is disseminated in electronic form, either through CD-ROM, pen drive, Blu-ray, external hard disk, etc., is considered as e-resources. E-resources is a broad term that includes a variety of publishing models, including OPAC, online databases, e-journals, e-books, internet resources, electronic theses and dissertations, e-standards, patents, e-reports, print on demand, email publishing, wireless publishing, electronic link and web publishing, courseware, tutorials, guides, manuals, electronic forums. There are a lot of e-resources available over the internet. You can, if you can think about the e-resources, you can differentiate by on the basis of their content. On the basis of the content, e-resources can be differentiated as the databases, maybe bibliographic references or full text. The basic reference, say dictionaries, encyclopedias, table of contents from aggregators provided or by local databases, e-journals, e-books, just PDF. अभी सिद्दीकी साहब ने अभी बताया इसको, digital libraries and institutional repositories. If you think about the format wise, the format wise means the e-resources which are available on CD-ROM, either local or through network, remote access, maybe licenses for accessing through internet, publishers, aggregators recognize the institution's IP address or authentication system, or through gateways to internet sites of academic resources. The access of resources, a minimum hardware and software required. The multimedia PC with internet browser, Acrobat reader, because number of files are available in PDF format, and smartphone definitely, and of course the high speed internet connectivity, preferably minimum 2 Mbps speed or more. Wait, we have a problem here. Well, it is the problem on plenty. There are 400 million websites in active form out of 2 billion websites in the year of 2020. Asia accounts for half the internet traffic worldwide. E-resources are available in more than 200 languages. There were more than 1 lakh health-related websites in 2003. There are thousands of e-journals published across the globe. So just imagine how much e-information or e-resources is being published around the world in different subjects and formats. So knowing select quality resources would serve as good start point, but that won't be enough. Better would be to acquire skills in finding quality resources. And that is search and evaluate. First of all, one must have a plan. Without a plan, you would be lost in a sea of information. The second is pick the appropriate search tool for type of information you are looking for. Search technique. The person must know how to search the right information over the internet. And the last one is critically evaluation, obtain the right results. अभी जैसे सर ने बोला कि इंटरनेट पे इतने सारे इंफॉर्मेशन है, हम कितने पेज देखते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 4 पेज, लेकिन वो तो within the fraction of second it gives you the thousand pages. So it is very crucial to critically evaluate the page which you access over the internet, which one is suited for your requirement. Now, the appropriate tool, information access need appropriate tool. Definitely, it will depend on what you are looking for. For example, for general information, you need some web search engine, general web resources, which is best for non-scholarly information, which can be accessed from search engines, meta search engines, subject directories, and subject guides. For example, Google, Metacrawler, Libraries Internet Index, etc. So that is why the general information for purpose, you can access the Google or Metacrawler, etc. But for general references, you have to access the database like Scopus, Web of Science, Scholar, Google, etc. On the other hand,
If you want to access the full text article, you must access the free open access or fee-based the databases which allows you to access the research article. It may be through libraries, through consortia, or any database. The best practice is the need exact location address to fetch the right information. Broadly, e-resources can be categorized into two types: the open access and the subscribed one. Like for example, open access DOJ, Directory of Open Access Journal. It is an online directory that indexes and provide access to high quality open access peer reviewed journals. One can access 14,843 journals, out of which 11,885 journals are searchable at article level from universe of knowledge. More than 5 lakh articles are freely accessible as on 25/06/2020. So you can see how much information is available freely, but one must know which platform is to be utilized to access what type of information you are looking for. Like DOAB, Directory of Open Access Books, it is a joint venture of OAPN, Open Edition, CNRS, and ex-Marshall University. It allowed to access 29,368 peer-reviewed books for free. The slide share, number of people, number of persons prepare their slides and present here and there. Then they uploaded these slides over this platform. So the slides here. So if a person would like to access the information, definitely he or she must access the slide share. And you, like for example, I gave one example. If you search the information web 2.0, you find plenty of PPTs on web 2.0 from different perspective. So accordingly, you can choose the PPT and get your information. Like YouTube, people are doing miracle by using the YouTube. They are learning number of things, and they are doing miracle in the society. Like for example, library automation. If someone wants to automate his library, his or her library, the library can he can consult the YouTube. Everything is available on YouTube. How to install the software, how to customize the software, and what are various prerequisites to the library automation, etc., etc. So you can utilize the YouTube as well for your academic purpose. But the best practices, for example, these are the resources which need to know the exact web addresses or the exact platform from where you can get information. For example, if you want to access the patent information, you have to access the Indian patent or Canadian patent databases or world intellectual property. So if you don't know the address, the web address, you may not be able to access the information over the patents. Like electronic preprint and e-print. Electronic preprint are research articles that are made available for distribution through the network in electronic format before they go through the process of peer reviewing. For that purpose, you need to know the exact web address. For example, Ginsberg Preprint Archives, Open Archives Initiative. These are the platform from where you can get the electronic preprint and e-print information. Like projects, there are a number of projects ongoing and completed over the globe. If someone wants to prepare his or her project, definitely this may help you. Information on projects that are ongoing or that are completed now easily available through directories and compilations like knowledge discovery in databases, social science research resources. You can access these websites and you may get the information or how the project, what are various projects is ongoing and what are the various projects are completed. Another is software. There are thousands of softwares are freely available over the internet, but one must know from where the software is to be downloaded. So there are large number of free software and a script of all kinds and type available on the internet. People have freedom to run, copy, distribute, study, change, and improve the software under general public licenses like GNU Download, Free Software Directory, Freeware Home, and Shareware.com. Standards. These are agreed targets for performance or an accepted format for the operation of a system
Technical standards specify how materials and products should be manufactured, defined, measured, or tested according to proven and accepted methods. Standards may be issued by companies or by other organizations, both national and international. You can access the standard type of information from British Standard Institution or Bureau of Indian Standards or IEEE Standards, World Standard Services. Likewise, for technical reports, we have to access National Technical Information Services, NASA Technical Report Server, etc. Electronic thesis and dissertation. Thesis submitted to the universities are as requirement for the award of PhD degree constitute a useful source of information for the new and ongoing research. Definitely, if a faculty member or some research scholar would like to start his PhD, this type of information may be useful. If you want to access the global level thesis, you have to access the network digital library of thesis and dissertation, http://www.thesis.org. Academic dissertations publishers like dissertation.com. Likewise, bibliographic databases like Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, etc. Out of which Scopus and Web of Science are paid databases which you cannot access without paid. Like the library catalog also constitute a very important e-resources which provide the bibliographic detail holding by a particular library. For example, the British Library or the Library of Congress. If you want to access a document, a book, or a periodical, you have to access the British Library or Library of Congress. You may get very easily the complete bibliographic description of the document, which may help you. Like dictionaries, the internet is full of dictionaries, online dictionaries, like out of which the very most useful dictionaries are Cambridge Dictionary and Merriam-Webster Dictionary. You can access very easily, and you can access over the mobile as well. Electronic encyclopedias like Britannica.com, biographies. Now, what are Indian educational e-resources? Shodh Ganga. This is the reservoir of Indian theses and dissertations. Theses and dissertations are known to be the rich and unique source of information. As you can see, the number of theses which are available right now, 270,000 theses are available to access freely. You can download, you can share, or you can print the thesis, the entire thesis. This will definitely help the faculty or research scholars for their research purpose. E-Shodh Sindhu. It came into existence after the merging of three consortia, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, Analyst, and Indest AICT Consortium. It provides access to more than 15,000 core and peer-reviewed journals, 31,35,000 ebooks, and 22 resources and 4 databases in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institutions, including centrally funded technical institutions, universities, and colleges that are covered under 12B and 2F sections of the UGC Act. The main objective of the E-Shodh Sindhu is to provide access to qualitative electronic resources, including full text, bibliographic, and factual databases to academic institutions at a lower rate of subscription. Shodh Sindhu. The Shodh Sindhu, this is the screenshot of Shodh Sindhu. You can see this is the initiative by MHRD and executed by InfoLibNet. Indicat. It is a free online union catalog of books nearly 9,50,000 9,50,07,332 books and 439,101 theses and 35,234 serials of major university libraries in India. It contains bibliographic information, location and holding of books, theses and serials which can be used for interlibrary loan, collection development, as well as for copy cataloging and retro conversion of bibliographic records. Basically, this is the union catalog of Indian universities through which you can access the bibliographic detail of the books. And if you have the interlibrary loan facility between your library and other library, then you can access those books which are not available in your library. You can ask that library, you can request their library, and they may send you the book on a loan. So this is how INCAT help to access the various
print form material in between 2 or more libraries. The Shodh Shuddhi, it provides access to plagiarism detection software to all universities, institutions in India since September 2019. It helps researchers and faculty to check their thesis and articles before submitting to the concerned organization. Now, the faculties are supposed to publish their research article in UGC care list, and for that purpose, you must know that what are the plagiarism report of your research paper, because without knowing the plagiarism, you may not be able to publish your paper. So for that purpose, you have to access the Shodh Shuddhi, from where you can access, you can check the plagiarism report of your research paper or thesis before submitting. The InfoLibNet through Shodh Shuddhi provide you to access the Urkund plagiarism software, which you can utilize for plagiarism check of your thesis or research paper. Vidyamitra, it is an online learning portal which provides facility to search and browse all hosted content, wherein a learner can easily access the desired material, including audio, video learning material, textual material, multimedia, enriched materials, etc. through a single interface. It is highly useful for undergraduate and postgraduate students from various streams of knowledge. This is highly useful for college students. They can access their study materials subject wise very easily, and all the information, all the materials are prepared by highly learned professors and teachers of the university. Like Vidwan. Vidwan is the premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D organizations involved in teaching and research in India. It provides important information about experts' background, contact addresses, experience, scholarly publications, skills and accomplishment, researcher identity, etc. The database would be instrumental in selection of a panel of experts for various committees, task force, etc. Infoport, InfoLibNet subject gateways for Indian electronic resources. The Infoport selectively catalog online resources of Indian origin or diversified subject available in open access. Through an elaborate process of testing and evaluation, the universe of knowledge is divided into different subject groups according to the DDC, Dewey Decimal Classification Scheme, and scattered from 0000 to 9999. Basically, this Infoport is utilized to access what are various e-resources available in India. The Indian e-resources which are available open access or freely available, they are not having one platform. So basically, InfoLibNet did is the InfoLibNet gathered all the information, all the e-resources which are available open access through open access. They are linked over here, and one can easily search what are various e-resources available from Indian context. EPG Pathshala. This is a gateway to all postgraduate courses, over 70 subjects from Universe of Knowledge. It provides e-text, video lectures, and quiz to the online learners. The college students or university students can be benefited from the study material which are available over the EPG Pathshala into the form of text or video lectures and quiz, etc., etc. E-Gyan course. This has already been covered by Kamble sir, so I would like to skip it. The Sakshat, this is another platform, one-stop education portal launched on October 30, 2006 by His Excellency, the then President of India, to facilitate lifelong learning for students, teachers, and those in employment or in pursuit of knowledge free of cost to them. There are a number of various resources which can be accessed by the school students like Swayam, Prabha, NDLI, Nishtha, etc. Undergraduate, postgraduate students like Swayam Prabha, NDLI, Spoken Tutorial, E-Yantra, E-Shodh Sindhu, Vidwan, Badal, Samarth, Virtual Labs, etc., etc. There are other online learning platforms like NEET, AICT, Enroll, Diksha, a platform for school education, Shagun, E-Pathshala, and NCRT, etc., etc. NSDL, the National Science Digital Library, it provides comprehensive science and technological information to students of science, engineering, and technology in the country. NSDL is the only one of its kind that provides curriculum-based content to address the information
needs of the undergraduate students of sciences. This is the platform which provides from the NISCARE. Now, the evaluation of resources. Information is important for all around activities. However, the information should be valid, reliable, authoritative, and relevant. The internet is a vast network of ever-growing, unfiltered information sources. Most of the electronic resources on the internet are not peer-reviewed, edited, or revised. Almost anyone with access to a website can publish his or her works on the web. The volume of information resources available on the internet is immense. It is therefore imperative for libraries to apply their expertise in the process of selection, evaluation, and filtration of electronic resources before adding them for their meta-resource collection, and subsequently provide organized and structured access to them through their meta-resources. The need for evaluation of internet-based electronic resources can be justified on the following grounds. The authenticity of information published on the web need to be established. The author of published information may not be an authority or an expert in the area. The information on the internet may be outdated. Reliability of information on the network may not have been established. The information needs to be presented for a given audience. The librarian needs to establish its relevance for the targeted audience. Thank you. Thank you for your patience. Thank you, sir. If you, ma'am, if you permit, I would like to give some more information, like EPG Pathshala. Like EPG Pathshala mein, these are the various the paper or यहाँ से आता है. These are the courses or subject modules which is covered by the EPG Pathshala, and I have selected one, the library and information science, this one. And in library and information science, these are the various papers: knowledge society, knowledge organization, etc., etc. And if you select knowledge Dr. society, Pramod, your slide is not visible. एक second, sir. My desktop is not visible. No. I think, is it okay now? Yeah, Yes, sir. yeah. Yeah, like EPG Pathshala, I have shown these are the vast list of subjects which is covered by the EPG Pathshala, and I have selected one, library and information science. And if you select library and information science, and these are the various paper which is covered in between the library sciences. And here, if you suppose if I select knowledge society, these are the various chapters or topics which is covered in depth, and these are the e-text. This is how you can access the e-text information on any desired topics, as well as you can access self-learning lectures from the experts. So this is how EPG Pathshala can be utilized. Likewise, Indian Institute of Science. There are a number of websites and academic webs जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो IIM हैं, IITs हैं, उनकी वेबसाइट्स को भी आप ये रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, I have accessed the Indian Institute of Science, and see, the Indian Institute of Science have made available the access of videos, the popular lecture videos. You can access the popular lecture videos organized by the Indian Institute of Science, Bangalore. So this is how you can also organize such type of videos through your library websites. Like Siddiqui sir has already done a lot of work has done to provide e-resources to their students. तो ऐसा आप सभी लोग कर सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू. Like NISCARE, another source is institutional repository. This I have access. One example of institutional repository.
NISCARE online periodical repository. You know, the NISCARE published number of journals, and all of them are open access. Like for example, ALIS. Annals of Library and Information Studies. If you click any of the paper, any of the journals, you can access their back volumes as well. See, it is available since 1954 to latest 2019, freely available. From any desktop or laptop or even through a smartphone, you can access these type of information. Last but not the least, अभी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि एनालिस्ट को कैसे यूज करना है. स्लाइड शेयर पे अगर कुछ करिए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्लाइड मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है कि हाउ टू एक्सेस द एनालिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, you have to fill all credentials required by the analyst. See, you have to fill all credentials required by the analyst. Then this is how you have search options, the e-journal publisher wise, alphabetically, subject wise. Accordingly you have to click and शोध गंगा, इस सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. तो आप इस तरह से भी यहाँ पे चीजों को सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो. Thank you, sir. Welcome giving and us welcome. such information. Thank you. Thank you. And now I would like to invite Dr. Devendra Kumar. उन्होंने अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था और साथ में उन्होंने हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी काफी दिनों तक टीचिंग एज ए फैकल्टी मेंबर रहे थे और अब वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गजनगुहा में. लगभग 19 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. उसको देखते हुए इनके 38 पेपर पब्लिश है, 4 बुक्स इन्होंने अपनी पब्लिश की है. इसके अलावा बहुत सारे एमफिल स्टूडेंट्स को और डिफरेंट जो चौधरी चरण सिंह है उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज में सुपरवाइज करते हैं एज ए गाइड. नाउ आई वुड लाइक टू डॉक्टर देवेंद्र कुमार. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. स्क्रीन शेयर को करने अलाउ करें मैडम, तो एक बार बात करते हैं. सर वो अलाउ है. ओके मैडम, थैंक यू. ये ना यस सर. यस मैडम. आज इस इंटरनेशनल वेबिनार नेशनल वेबिनार में मुझे आमंत्रित किया गया. इसके लिए मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोनिका चौधरी मैडम का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ. साथ में डॉक्टर अनीता राठौर मैडम, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गभाना, हमारे पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सेवा के डॉक्टर विजय शंकर जी का मैं इस नेशनल वेबिनार में स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से जब से मैं राजकीय महाविद्यालय में आया तब से उन सर के बारे में सुनता रहा. आज हमने उनको इस पोर्टल के माध्यम से देखा भी. साथ में डॉक्टर जमाल अहमद सिद्दीकी जी जिन्होंने अपना एक वैल्यूएबल लेक्चर अपना प्रोवाइड किया, डॉक्टर अजय कांबले जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार और अन्य फैकल्टी मेंबर्स. हमें ये कहा गया कि इन शॉर्ट में हम अपनी बातें रखें, तो हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, ज़्यादा समय किसी का नहीं किल करेंगे. आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम पब्लिक लाइब्रेरी एंड इट्स सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. बात शुरू होती है हमारे टी.एन. पनिक्कर सर के द्वारा कि इन्होंने सबसे पहले केरला में लाइब्रेरी मूवमेंट का स्टार्टिंग किया, जिन्हें वेल नोन सभी लोग जानते हैं. जो नहीं जानते हैं ये जान जाएं, इन्हें केरला पुत्रा कहा गया. केरला पुत्रा पनिक्कर, वेल नोन इन सदर्न स्टेट. और इन्होंने सबसे पहले अनुमान लगाया या ध्यान दिया कि सबसे पहले अगर हम एक नॉलेज सोसाइटी डेवलप करें, नॉलेज सोसाइटी डेवलप करने के लिए हमें लाइब्रेरी का जो सर्किल है या उसका चेन है बढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी को मूवमेंट के रूप में स्थापित किया, जिसके द्वारा सदर्न स्टेट में, जिसमें तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और
अन्य जो सदर्न स्टेट हैं उसमें पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना स्टार्ट की गई और उसके द्वारा आगे चल करके ये जो सदर्न स्टेट के हम लोग देखते हैं एजुकेशन सिस्टम को, वो जो दिखाई पड़ता है उसमें इस पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। पब्लिक लाइब्रेरी बेसिकली इट इज ए gateway to knowledge, provide a basic condition of lifelong learning. पब्लिक लाइब्रेरी ट्रेडिशनल एकेडमिक लाइब्रेरी से थोड़ा हटकर है, ये सभी के लिए ओपन है, चाहे स्टूडेंट्स हो, लेमैन हो, जनरल पीपुल्स हो या वे सभी जो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या फिर सामान्य नागरिक हो, उन सब के स्थापित की गई है कि वे अपने नॉलेज को गेन करने के लिए इन लाइब्रेरीज को देखें और वहाँ जाकर बैठ करके अपने जो वांछित सूचना उसे प्राप्त करें और अपने अतिरिक्त समय का यहाँ सदुपयोग कर सकें। बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा और पब्लिक के फंड से स्थापित की जाती है और इसके द्वारा आगे चल करके यूनेस्को ने एक अपना मैनिफेस्टो दिया जो 1949 में स्थापित हुआ, बाद में 1994 में ये रिवाइज किया गया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि पब्लिक लाइब्रेरी is a practical demonstration of democracy, faith in educational, universal education as a continuing and lifelong process in the appreciation of the achievement of humanity in knowledge and culture. It is the principal means whereby the record of man's thought and ideas and the expression of creative imagination are made freely available to all. It is concerned with the refreshment of man's spirit by the provision of books for relaxation and pleasure. तो पब्लिक लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो यूनेस्को ने भी इसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया, जिससे कि एक पूरे विश्व में पब्लिक लाइब्रेरी को हम लोग आगे बढ़ा सकें। पब्लिक लाइब्रेरी का बेसिकली पर्पज है एजुकेशन, जो सभी इंडिविजुअल या जो कम्युनिटी है उन सबको एजुकेट करने के लिए इसका बेसिक पर्पज है। इंफॉर्मेशन ओवर टू ऑल, सभी जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वे सभी लोग जो भी हमारे सिटीजन हैं वो प्राप्त करें, ये लाइब्रेरी का अपना बेसिक पर्पज है कि सभी को सूचना प्रोवाइड करें। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो कि उन्हें आवश्यकता पड़ती हो, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, सोसाइटी डेवलपमेंट हो, नॉलेज डेवलपमेंट हो, उन सब के लिए लाइब्रेरी जो भी रिसोर्सेज, सर्विसेज या मदद कर सकती है वो पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल, जो बच्चे हैं उनके अंदर शुरू से ही रीडिंग हैबिट डेवलप हो, उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारी पब्लिक लाइब्रेरी है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे तो स्कूल लाइब्रेरीज की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो जो हमारे सोसाइटी में अवेलेबल पब्लिक लाइब्रेरी हैं वहाँ सभी बच्चों को हम उसकी मेंबरशिप दिलवाएं, जिससे बचपन से ही वे उस लाइब्रेरी से जुड़ें और अपने नॉलेज को गेन करें। जो उनका अतिरिक्त समय है जो बेकार चला जाता है, उसकी जगह पर अगर दिन में 1 घंटा भी अगर वो लाइब्रेरी में बैठता है पब्लिक लाइब्रेरी में, तो उसे जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं नेशन वाइज या लोकल वाइज, वे सभी को वो ले सकता है और अपने नॉलेज को और रिच कर सकता है। इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लेजर टाइम इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन नीड्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज और रिक्रिएशनल रीडिंग, इन सब को डेवलप किया जा सकता है। पब्लिक लाइब्रेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, पब्लिक लाइब्रेरी जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो एक रीडिंग कल्चर या नॉलेज सोसाइटी, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सोशल रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, जो भी आपके सोशल रोल हैं पब्लिक लाइब्रेरी के, वे आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारी उनकी आवश्यकता है, ये हम पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू दे सकते हैं और उसे जो भी आवश्यकता किसी की है वो पूरी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। जो ट्रेडिशनल सर्विस लाइब्रेरी की है पब्लिक लाइब्रेरी, बेसिकली इशू ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे आप मेरठ में अगर हैं या कहीं अन्य पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं तो बेसिक जो उसका काम है वो जो भी मेंबर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट इशू करना, प्रोवाइड करना। अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से
ऑल ओवर वर्ल्ड नेशन या लोकल लेवल पर जो लाइब्रेरी में उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं उसे इंटर लाइब्रेरी के माध्यम से प्रोवाइड करें। प्रोविजन ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ जनरल से लेकर स्पेसिफिक, आप अगर बात करते हैं फिजिक्स की तो जनरल टर्म में उसको प्रोवाइड करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करता है तो नैनो टेक्नोलॉजी पर भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। रीडर एडवाइजरी सर्विस, जो रीडर्स है उसको ये एडवाइस करना कि वो क्या पढ़े क्या न पढ़े, क्या उसकी आवश्यकता है, तो उसके अनुरूप कहाँ जा करके सूचना मिल सकती है उसे देखना चाहिए। कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, मान लीजिए जैसे सिद्दीकी सर ने बताया, प्रोफेसर जे के पुंडी, अगर उनके द्वारा जितने भी मटेरियल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए हैं किसी अमुक हमारे रीडर को आवश्यकता है तो उसके द्वारा मांगी गई सूचना को जेके पंडित जी के ऊपर उसे हम कंपाइल करें और बिब्लियोग्राफिकल फॉर्म में प्रोवाइड करें। यह भी पब्लिक लाइब्रेरी के बेसिक वर्क है। रेफरल सर्विस, रेफरल सर्विस इट इज ए नॉन डॉक्यूमेंट्री सर्विस। ये कोई ऐसी सेवा नहीं कि हम किसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। सपोज दैट आपने कोई इन्फॉर्मेशन चाहा, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये आपको रिफर करते हैं कि आप यहाँ नहीं मिलता है, आप जा करके दिल्ली में किसी लाइब्रेरी में या तमिलनाडु या अमेरिका जहाँ भी है वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन या नॉलेज को ले करके अपने जो आपका रिक्वायरमेंट है या रिसर्च की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सोसाइटी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये टोटली फ्री सर्विस है और इसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आज के समय में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एज में तो और आसान हो गया है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें लोग जो यूजर है उनको ओरिएंट करना, उनको जानकारी देना लाइब्रेरी संबंधी क्या सूची हमारे पास है, कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ जाकर प्राप्त करेंगे। उसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है पब्लिक लाइब्रेरी की, वह है एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस जस्ट लाइक आप जैसे देवबंद में हैं, आपकी लाइब्रेरी वहाँ स्थापित है, लेकिन यूजर आपका देवबंद से हट करके कहीं कपूरी गोविंदपुरी में है, उसको अगर सूचना देनी है तो हम मोबाइल लाइब्रेरी के प्रोविजन रखते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, जिसमें गाड़ी पर मोबाइल लाइब्रेरी मीन्स जैसे चलता फिरता पुस्तकालय, आप किसी वैन में पुस्तकें रखे और संबंधित एरिया में चले गए, वहाँ जो आपके यूजर्स हैं उनको आपने प्रोवाइड कर दिया। साथ में एग्जीबिशन वगैरह फेयर ये हम लोग स्थापित करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू, जहाँ पास सोसाइटी से लोग आते हैं, देखते हैं क्या कलेक्शंस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, या कैसे उससे क्या क्या यहाँ पर कलेक्शन, जिससे कि हम और रिच हो सकते हैं। रिच मीन्स यहाँ पास इंफॉर्मेशन के संबंधित बात हो रही है, नॉलेज संबंधित बात हो रही है। उसके अतिरिक्त करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं तो नेशन वाइज, या जैसे आपका एग्रीकल्चरल सर्विस है, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में जितने भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में हो रहे हैं, उन सब के बारे में करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे अवेलेबल हैं करंट में, उसे कंपाइल करके अपने यूजर को प्रोवाइड करें। अब बात आती है पब्लिक लाइब्रेरी को आज की एज में सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, ये हम सभी लोग जानते हैं और प्रयोग भी करते हैं। जैसा अभी एक आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसमें हमने देखा टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया, तो ये ग्रुप केवल वेबिनार के लिए नहीं है। हम पब्लिक लाइब्रेरी में अगर इसका अनुप्रयोग करते हैं तो सबसे पॉपुलर ग्रुप हमारा आजकल चलता है व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग फ्रेंड्स का, कॉलेज का, अपने डिपार्टमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसी प्रकार से पब्लिक लाइब्रेरी भी अपने यूजर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो भी सर्विसेज यहाँ करंट में है या जो नई सर्विस आती है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते सभी जो भी यूजर्स हैं उनको विद इन फ्यू सेकेंड मिल जाता है। उसके अलावा आजकल पॉपुलर हो गया है टेलीग्राम ग्रुप, इसमें भी अपने जितने भी यूजर्स है उसका ग्रुप बनाएं और विद इन फ्यू सेकेंड या कम से कम समय में हम डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं बिना लाइब्रेरी आए। फेसबुक सभी लोग पहले से प्रयोग कर रहे थे, अब इसे अगर हम बात करें लाइब्रेरी के टर्म में तो लाइब्रेरी अपना फेसबुक ग्रुप बना सकती है, जिसमें अपने यहाँ जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मेंबर्स हैं और जो रिसोर्स पर्सन है सबकी सूचना दी जा सकती है। उनके वीडियो को लिंक किया जा सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन को लिंक किया जा सकता है। माई स्पेस ये बहुत पॉपुलर है लाइब्रेरी में, इसका प्रयोग करते हैं। ब्लॉग्स तो आप लोग लिखते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो लाइब्रेरी भी अपना एक ब्लॉग तैयार कर सकता है जो जिसमें अपने यहाँ
जो भी वो देना चाहता है उसे इस ब्लॉग के द्वारा शेयर कर सकता है। विकीज, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, जिसपे हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो हम चाहें तो अपने यहाँ जो लाइब्रेरी है वो विकीज का भी प्रयोग कर सकता है। लिंक्डइन, जो आजकल एकेडमिक सोसाइटी में भी पॉपुलर है, हम इसे एकेडमिक सोसाइटी से लेकर के हम अपने पब्लिक लाइब्रेरी में भी लिंक्डइन बना सकते हैं। ट्विटर, जो कि बहुत इफेक्टिव सोशल मीडिया है, यहाँ भी हम लाइब्रेरी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। यूट्यूब का हम लिंक तैयार करके उस पर जो भी मटेरियल्स हैं वो इस पर एक्सेस करा सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो भी हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्लिकर्स है, फिर लाइब्रेरी थिंग, ये टूल्स है जो कि ओपन एक्सेस फॉर्म में सबको अवेलेबल कराया जाता है। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी कमिटमेंट टू द सोसाइटी, अभी हमने बात बहुत सारी किया है, उसी संबंधित है। इसमें सेल्फ एजुकेशन सेंटर ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, कम्युनिटी सेंटर फॉर द सोसाइटी, सेंटर फॉर रिक्रिएशन एंड हेल्दी यूज ऑफ लीजर टाइम, सपोर्टिंग रोल इन लिटरेसी एक्टिविटीज, developing reading habits and creativity among them, services to the disadvantaged section of the society, collection development and services adopted to meet the society's needs as an impartial democratic institution of society, growth of public libraries as social institution। ये कुछ उसके फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। इसमें इम्पैक्ट ऑफ रिनेसेंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, रोल ऑफ इनलाइटनेट फिलोसॉफिकल पर्सन एंड इंस्ट्रक्शंस, आर्गू ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशन एंड यूज ऑफ लीजर टाइम। ये कुछ प्रभावित फैक्टर्स हैं जो कि पब्लिक लाइब्रेरी को ग्रोथ करने में एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा चुके हैं और निभा भी रहे हैं। ओरिजिन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, मिड 6th सेंचुरी BC, एथेंस में सबसे पहले ये पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की गई। एथेंस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हम लोग स्पार्टा और ट्राई के समय से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एथेंस जैसा कि हम लोग यूनान के बारे में सभी लोग जानते हैं, ग्रीक सभ्यता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। 19 BC रोम में पब्लिक लाइब्रेरी ओपन की गई। एंड ऑफ 4th सेंचुरी AD, 18 to 28 to 30 पब्लिक लाइब्रेरीज इन द रोम। 410 AD में रोमन मोनार्की, जैसा आप सबको पता है, डिमाइस हो गई और उसके बाद लाइब्रेरी का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। 14th and 17th सेंचुरी के बीच में दोबारा इसको हम लोग देखते हैं, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को आगे चल करके इनिशिएटिव लिया जा रहा है उस पर। और 19th सेंचुरी में मैकेनाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग, जब हम लोग देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस का बहुतायत में जब मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा प्रिंटिंग शुरू हो गई, तब रेवोल्यूशन शुरू हो गया और तेजी से पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें अमेरिका USA में सबसे पहले इस पर देखते हैं शुरू होता है, और इंडिया में जो 20th सेंचुरी के शुरू में ही 1910 से लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू हो गया था। इसमें हम लोग देखते हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। फर्स्ट फेज 1808 to 19, सेकेंड फेज 19 to 37, जिसमें इंपीरियल लाइब्रेरी, रीनेमिंग पब्लिक लाइब्रेरी जो आज भी स्थापित है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में स्थापित किया। बड़ौदा मूवमेंट 1906 to 11, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा स्टेट में लाइब्रेरी मूवमेंट की स्टार्ट किया और लाइब्रेरी एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट की कर दी। थर्ड फेज में आप देखते हैं बिगन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोविंस में अपना राज्य स्थापित किया, तो बहुत तेज उसी के साथ ही बहुत सारे पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित कर दी गई या करने का प्रयास शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे सदर्न स्टेट में विशेष रूप से शुरू हुआ, जिसमें 13,000 विलेज लाइब्रेरी स्टैब्लिश किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 1939 to 40 लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे फॉर्म बाई A. फैजी, बहुत वेल नोन प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस के थे,
जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस तरह से एक डेवलपमेंट कमेटी इनके द्वारा जो सेटअप की गई थी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 और आज तक 15 अगस्त 1947 के बाद माइलस्टोन मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पास हुआ, जिसे आज की डेट में हम लोग तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट के रूप में जानते हैं। सेकेंड फेज अब देखते हैं, माइलस्टोन हुआ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया। अब ग्रोथ जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में चल रहा है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में है। थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान्स 1992 एंड 2016, ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी एक्ट का स्थापना के बारे में सोचा भी गया। अब बहुत सारे ग्रांट हर एक फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए। 20 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया में हैं जहां पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट जो 1948 में हुआ। फिर आंध्र प्रदेश है जिसे हम लोग हैदराबाद स्टेट लाइब्रेरी एक्ट कहते थे। बाद में हैदराबाद स्टेट जब आंध्र प्रदेश के राज्य के रूप में मर्ज किया गया तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया और वो हो गया आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। कर्नाटका लाइब्रेरी एक्ट बना 1965 में, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, हरियाणा 1989, केरला 1989, मिजोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001 एंड उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट में हमारे यहाँ 2005 में लाइब्रेरी एक्ट का मीटिंग की गई और ये स्थापित किया गया और 2006 में ये हमारे हाई कोर्ट वो विधानसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका किन्हीं कारणवश हमारे स्टेट में, जिसकी बहुत आवश्यकता है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को नॉलेज सोसाइटी रूप में इम्प्रूव करने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए। आशा करता हूँ भविष्य में हो जाएगा। उत्तराखंड में भी चूंकि इस बारे में कार्य हो चुका है 2005 में, राजस्थान ने 2006 में स्थापित किया, बिहार ने 2007, छत्तीसगढ़ 2007 में, पौंडीचेरी ने 2007 में, अरुणाचल प्रदेश 2019 एंड मध्य प्रदेश रिसेंटली 2013 में अपनी आप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित कर चुका है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का जो इम्पोर्टेंस स्टेट गवर्नमेंट ने समझा, इसलिए कि अपने सोसाइटी अपने राज्य को हम लोग नॉलेज सोसाइटी रूप में डेवलप करें, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन हम इसके द्वारा दे सकते हैं सोसाइटी को वे अच्छी होंगी और ऑथेंटिक होंगी और लोग अपने अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन बात करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी. These can contribute to the welfare and progress of the community served. Public libraries developing countries have a special responsibility towards literate and neo-literate. Reading to illiterates, however, can be organized by public library. Hopefully, this will inspire them to learn reading and writing experience so that neo-literate easily lapse into illiteracy. Unless they are provided with reading materials on regular basis. तो पब्लिक लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं कितना है और इसके द्वारा हम वो थोड़ी देर में फोन कर वो लेंगे। चूंकि शॉर्ट टाइम था तो हमने कोशिश किया कि इन शॉर्ट टाइम में उनको फोन करके पब्लिक लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस और इसकी सर्विसेज के बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। कहने की बहुत कुछ था लेकिन शॉर्ट टाइम में हम बातें अपनी रख सके, इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और प्राचार्य मैडम और अन्य जो भी इसके पदाधिकारी हैं सबका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम। आपने पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में वी विल यूज दिस पता था इतनी सारी पब्लिक लाइब्रेरी है। वैसे भी अगर बहुत सारे हमारे यहाँ पे एरिया में ऐसे बच्चे हैं, हर जगह एरिया में ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप पूरी तरह से किताबें नहीं खरीद सकते, उनके लिए पब्लिक लाइब्रेरी की पहुंच होना बहुत ज़रूरी है किताबों के लिए।
और ये बात सही है कि आज की उसमें कि अभी भी हमारे पास जो है अभी भी हमारे पास जो है पब्लिक लाइब्रेरी अभी तक इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार अगर कोशिश करे तो ये सब कुछ हो सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। जैसे कि अब कोविड-19 चल रहा है, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। जैसे जैसे ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ चले, सबने थोड़ा थोड़ा कोशिश की है, धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो शायद ये पूरा हो जाएगा। नाउ मैं अब अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जी को बुलाना चाहूंगी। स्पेशली उनके कुछ थॉट्स है, वो चाहते थे कि आज हम यहाँ पर एक्सप्रेस करें इनके इस ई रिसोर्सेज के बारे में। तो और स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगी वो कुछ जरूर थोड़ा शेर व शायरी सुनाए। बहुत देर हो गई, बहुत ऐसे ही सब बैठे हुए सुन रहे हैं, उन्हें बहुत शौक है इस बात का। तो आरिफ सर। अच्छा मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। I am very grateful to have such a wonderful opportunity to share my views on e-resources. We have heard about very informative and useful lectures on e-resources from eminent speakers, Dr. Ajay Kamble, Dr. Siddiqui, Dr. Pramod Kumar, Dr. Devendra, have explained various aspects of e-resources, access and practices, whereas Professor Vijay Shankar sir have explained a ground level aspects and problem in access of e-resources. I don't have a lot of knowledge like our eminent speakers and guests have, but being a teacher and research supervisor, I want to share my personal experience about the topic. Due to COVID outbreak and lockdown exercise, this topic is more relevant nowadays. Now we all are more depending on internet and e-resources. I would like to share my PPT. हेलो आरिफ सर। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है नेट में। एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ। उनका कनेक्शन देख लो एक बार। अभी देख रहे हैं। आरिफ सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है नेट के साथ। तो नहीं है। एक बार बात कर लीजिए। मैं बात करता हूँ। मैं करके देख रही हूँ। हेलो। हाँ सर। PPT शो हो रही है मेरी? हाँ वो हो रही है थोड़ी, ये घूम रही है। Information technology has made a profound impact on availability and accessibility of e-resources to provide quick and comprehensive access to resources by using best possible tools and techniques in the ultimate aim of every library. लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग में अनेकों बाधाएं भी हैं और कुछ बाधाएं तो ऐसी प्रकृति की हैं जिनको पार करने के लिए सरकार, समाज और पुस्तकालय से जुड़े सभी वर्गों को मिलकर एक साथ कार्य करना होगा. Most of academicians
today have become internet dependent. It is the contribution of information and communication technology and impact of internet and information processing, storing, searching, dissemination, and use have become very easily and user friendly. E-resources represent many like acquisition, preservation, maintenance and management. इस संदर्भ में यदि कहा जाए, मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती रखरखाव और प्रबंध की है. At the same time, these resources have also come with many advantages and solution to many professional problems like solution of space problem, providing remote access, convenience in use, increased leadership with improved services, leading to more opportunities, and for provide productive research output and academic excellence within the shortest possible time. Actually, मेरा टॉपिक एक्सेस द ई रिसोर्सेज है और मैं केवल उसके ऊपर बात करूंगा जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है अपने रिसर्च के दौरान, अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराने के दौरान. उसमें सबसे पहली बात आती है, हम हमेशा ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसे रिसोर्सेज है जो ओपन एक्सेस हो. ओपन एक्सेस मींस ओपन टू ऑल, एवरीबॉडी कैन एक्सेस दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. और उसमें भी दूसरी बात हमारे माइंड में आती है कि वो फ्री होने चाहिए. तो these resources are available in various forms and types like e-journals, e-books, electronic thesis, dissertation, directories, e-prints, digital repository, open education resources, search engines and blogs, etc. All these resources are scholarly and useful to support our academic and research work and are available on the web. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं. इनके एक्सेस के लिए या तो आपने उनका लॉगिन करना होता है या उनके अंदर आपने अपनी ईमेल आईडी एंट्री करनी होती है, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. नाउ विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द बेस्ट लाइब्रेरी इन for the social science researches, that is ICSSR library. It is called the NSDOC, National Social Science Documentation Center. In this library there are a lot of e-resources available: the online public access catalog, online digital resources access portals, library reference services, bibliography on demand, literature search services, e-resources for ICSR research institutions and regional centers, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड करंट जर्नल्स. इस लाइब्रेरी की विशेषता मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैं आईसीएसआर का स्कॉलर भी रहा हूं, मुझे वहां से ग्रांट मिली है. सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप अपना टॉपिक इनको दीजिएगा तो ये उससे रिलेटेड जितने भी अब तक रिसर्च हुई है उन सब की डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे. दूसरी बात ये है कि सपोज आप चाहते हैं कि आपसे रिसर्च से रिलेटेड कुछ डाटा आपको मिल जाए, तो सभी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट आपको प्रिंट करके, उसके कुछ पैसे लेते हैं वो 2-4 रुपए जो उनके फोटोकॉपी के होते हैं, वो सब आपको प्रोवाइड ये कर देंगे. यानी आप घर बैठे अपने ही रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा जितने भी जर्नल्स इनके पास है उन सारे जर्नल्स को आपके पास प्रिंट और ऑनलाइन जर्नल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको विजिबल मिल जाती है. आप ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑनलाइन ही आपको सारे एक्सेस मिल जाते हैं. सेकंड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. सेकंड हमारे पास आता है इसमें IIT खड़गपुर, दैट इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. मैंने इसमें आपको URL एड्रेस भी दिया हुआ है. इसमें आपको बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी जितनी है वो मिल जाती है. इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं, इंडियन ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, ओपन एक्सेस डायरेक्टरीज हैं, ओपन एजुकेशनल लर्निंग रिसोर्सेज, ओपन रिसर्च डाटा रिपोजिटरी है, ओपन टेक्स्ट बुक है, पापा रिसर्च इंजन्स हैं, भैया भी तो वीडियो खोल ली थी, मैं सोच रहा था डिसर्टेशन एक्सेट्रा है. ये दो ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत कुछ में मिल जाता है. नेक्स्ट में आते हैं. अब हम आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने रिसर्च के दौरान चीजें देखी हैं. सबसे पहले आते हैं विकिपीडिया. ये आपको सब मालूम है कि विकिपीडिया पे आप डाल देते हैं तो आपको जितने भी आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, अपने सब्जेक्ट वाइज कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पर मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, जब हम कभी रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हमारे थीसिस के लिए, हमारे रिसर्च के लिए टॉपिक क्या है. उस टॉपिक का अगर कोई एक शब्द भी हमें कहीं मिल जाता है तो हमें लगता है कि सारा का सारा मटेरियल हमारे रिसर्च से रिलेटेड है और हम उसे तुरंत क्या करते हैं, या तो उसे
सेव करने की कोशिश करते हैं, डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, और बहुत ही कम ऐसे स्कॉलर्स हैं जो उसको पूरा पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को छोड़ दें अगर, तो ई रिसोर्सेज के एक्सेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है कंफ्यूजन के व्हाट टाइप ऑफ डाटा वी नीड, व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड हाउ वी कैन सर्च द एग्जैक्ट डाटा विच आई रिक्वायर्ड। सेकंड चीज इसमें आती है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं दे आर ऑथेंटिक और नहीं, जैसे कि हमारे सिद्दीकी सर ने भी, अजय कामले सर ने बताया था कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा, वैलिडेशन ऑफ द डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ई रिसोर्स। अगर मान लीजिए हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और वो ऑथेंटिक नहीं है, जैसे बहुत स्टार्टिंग में मैंने एक बार स्टार्ट किया कि मुझे आज के समय देखनी है कि हमारी जीटीपी की रेट कितनी है, या आरबीआई का रेपो रेट कितना है, या आरबीआई का बैंक इंटरेस्ट रेट कितना है। तो जब आप पहली बार इसको गूगल पे डालेंगे तो लॉट ऑफ पेजेस आर ओपन इन योर स्क्रीन एंड यू आर कंफ्यूज एंड विच इज द राइट इंफॉर्मेशन, विच इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस वेब यूआरएल को हम यूज कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को हम यूज कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करने वाली है। तो इसमें सबसे विकिपीडिया के बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है गूगल बुक। इसका मैंने आपको यूआरएल दिया हुआ है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं मिलियंस ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स है जो डिजिटाइज फॉर्म में है लाइब्रेरी से। थर्ड आपके पास आता है ऑनलाइन आर्काइव ऑफ कैलिफोर्निया, ओएसी। It is access to detailed description of primary resources collection maintained by the libraries, especially collection archive, historical society and museums throughout California, including and US campuses. Different campuses इन्होंने यहाँ पर collect किया हुआ है। अगर ऐसी बात हो ना छोड़ने में जाने का इतना जिद्दी मैं भी हूँ। Hello. Anybody ask anything? नो सर, ये किसी का सर हाँ Should I continue? कोई अनम्यूट है कोई सर। नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। Okay, okay, okay. Now next, that is world development indicators and existence collection of data about global development। global development से related अगर आपको कुछ भी डाटा चाहिए तो उसका भी मैंने यहाँ पर उसको URL इसमें दिया होगा। नेक्स्ट आता है फ्रीली अवेलेबल ई रिसोर्सेज बुक्स। अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए तो उसके लिए भी इसके अंदर मैंने आपको ये सब वो है जिनको मैं विजिट कर चुका हूँ और जिसमें मैंने काफी कलेक्शन इसमें किया हुआ है। इसमें आता है सबसे पहले इंटरनेट आर्काइव, जिसे टेक्स्ट आर्काइव बोलते हैं। फुल टेक्स्ट ऑफ बुक्स मिलेंगे यहाँ पर, लगभग थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आ रही है एंड पब्लिश बिफोर 1923। उस टाइम की भी आपके पास होंगी और वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी से इन्होंने कलेक्ट की हुई है। नेक्स्ट है आइडिया, इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई आपके पास वेबसाइट नहीं होगी। इसमें आपको साइटेशन भी मिलेगा, फुल टेक्स्ट एक्सेस भी है, थाउजेंड ऑफ वर्किंग पेपर्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं। ये 1995 से लेकर आज तक कंटिन्यू इसको अपडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आती है एनसीबीआई बुक शेल्फ। ये भी फ्री एक्सेस है बुक्स के लिए और मेडिसिन से रिलेटेड और लाइफ साइंस से रिलेटेड ये बुक्स आती है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल्स, क्योंकि हमें रिसर्च में सबसे पहले जरूरत पड़ती है जर्नल्स की, आर्टिकल्स की। इसमें सबसे पहले है JSTOR। ये अर्ली जर्नल कंटेंट है। ये लगभग 1993 से आपके 1870 से लेकर अब तक है, उसमें जो आपको आपके जर्नल्स के कंटेंट मिल जाएंगे। एक DOAG आपको प्रमोद सर ने अभी एक्सप्लेन किया ही है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप थाउजेंड ऑफ जर्नल्स, क्वालिटी जर्नल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गूगल स्कॉलर्स। गूगल स्कॉलर्स भी डिफरेंट जर्नल्स के लिए इसमें आपके पास डिफरेंट लिंक मिलेंगे जो आपको ओपन एक्सेस आर्काइव तक ले जाएंगे, स्कॉलरी मटेरियल तक ले जाएंगे। यहाँ से आपको डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है ABYZ न्यूज लिंक। डेटाबेस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिंक टू ऑनलाइन न्यूज़पेपर but also include many broadcast stations, internet service, magazines, press agencies। ये सब कुछ इसके साथ में इसमें मिली होती है। नेक्स्ट है सेज ओपन। सेज का नाम सुना, काफी फेमस नाम रहता है सेज में। आर्टिकल्स होते हैं फुल स्पेक्ट्रम के, आपके सोशल और बिहेवियरल साइंस के और ह्यूमैनिटीज के सारे आर्टिकल इसमें होंगे। नेक्स्ट है इसमें एग्रीकोला, दैट इज cover books, book chapters, journal, articles and other types of material subject including agriculture, economics, nutrition and soil sciences। इन सब के बुक्स और डिफरेंट
स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक ई-प्रिंट्स, an international open access archive for material related to research in organic food and farming, including scientific papers, conference paper, posters, thesis, report, books and book chapter, magazines, articles, web products and project description, all out about the things इसमें आपको available हो जाती है। Next है CRL Digital Collection. The Center for Research Libraries is an international consortium of university, college, and independent research libraries. Many of international newspaper and other unique items that have been digitized are publicly available. Next, Public Library of Science (PLOS) publish open access journal primarily in biological and health science fields. Next, National Academic Press, that is publishes report by the National Academy of Science Policies, Biology, Computer, Energy and Environment, Engineering, Food, Medicine and Health, Space, Social Science, Transportation and more. Next करते हैं thesis and dissertation. If we required some sort of thesis, then that is a network digital library of thesis and dissertation, NDLTD. That is a URL address is given. Second is PQDT Open, provide the full text of open access dissertation and thesis. Next is EconBiz, a search portal for economics and business studies, published in multiple languages from global sources. 2002 से लेकर वो आज तक ये इनको अपडेट करते चलते आ रहे हैं. And the next is Green File, citation on environmental science, ecology, environmental health, environmental planning, environmental chemistry and related discipline की अगर आपको thesis dissertation देखनी है तो वो आपको इस साइट पर आपको मिल जाएगी. If we search out our research topic in Google, millions of the pages are open and we are not able to see all of the pages, but when we go through one by one pages, then we reach on this conclusion that a very few are important for our research work. So I have collected such kind of URL for our research scholars and the teachers who involved in the research, and I hope that these URL and the addresses will be benefited for their research work, and they will pass on this information to their research scholars and students for the further research work, right? And that is thank you very much for giving me such a very great opportunity to speak out in front of the eminent scholars and eminent personalities. And as Samta ma'am told that that is a vacuum in the seminar, so I would like to present a shairi on this particular thing. इस दौर हादसात में भी ऐसे घर मिले, पत्थर की बस्तियों में शीशे के दर मिले, और ये सोच कर तुझे हमने अपना बना लिया, कहते हैं खुशी जिसको न जाने किधर मिले. और एक बुक्स के ऊपर एक छोटा सा दो मैं लाइन कहता हूँ कि दूसरों की नजरों से ना दुनिया को देखिए, चेहरे ना पढ़ सके तो किताबों में क्या मिले. Thank you very much. Thanks a lot for giving me such a wonderful opportunity to interact with you people. Thank you, sir. Thank you. Samta, hello. Thank you, sir, very much. मेरी बात रखने के लिए आपने कुछ शेर और शायरी कही. मुझे ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं अब अपनी प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहूंगी एक बार. लास्ट करने से पहले मैं एक बार प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे कुछ कहना चाहती थी. मैडम. हाँ, धन्यवाद सर. आज के हमारे महाविद्यालय के द्वारा आयोजित वेबिनार ई रिसोर्सेज एक्सेस एंड प्रैक्टिसेस जो आयोजित किया गया है, इस वेबिनार का कंक्लूजन यदि हम निकालें तो हमारे बीच जो एमिनेंट स्पीकर्स थे उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों से
शायद हमने पूरा कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच जो सर्वप्रथम वक्तव्य दिया गया प्राचार्य मान्यवर काशीराम राजकीय महाविद्यालय गबाना की प्राचार्य डॉक्टर अनीता राठौर के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्ष पर अपने विचार रखी गई कि हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ आज से 35 साल पहले जो स्टडी पैटर्न था, जो आज का स्टडी पैटर्न है, उसके बीच भी तारतम्य बैठाने का पूरा प्रयास किया। तो उनके वक्तव्य से एक हमें कार्य योजना के अंतर्गत अपना पॉइंट लेना चाहिए कि हमें अपने टाइम शेड्यूल में एक टाइम अपने कुछ क्षण अपने स्वाध्याय के लिए, अपने अध्ययन के लिए रखना चाहिए, यानी कि बुक्स की रीडिंग जरूर करनी चाहिए। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित जो एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर कामले थे, उन्होंने हमें एनालिस्ट और अदर ई रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है उसके विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हम जरूर लाभान्वित हुए हैं। और ई रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक और सभी प्रतिभा करने वाले इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। उसके बाद हमारे बीच जो मुख्य वक्ता जो उपस्थित थे डॉक्टर जे सिद्दीकी जी, उनका एक की पॉइंट था कि हमें सोशल आइसोलेशन के तहत अपनी शिक्षण पद्धति को बनाना होगा। और ये सही है, आगामी सत्र में जो हमारी शिक्षण प्रणाली होगी, हमें सोशल आइसोलेशन को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग टूल्स को डेवलप करना होगा और इसके विभिन्न आयामों पर ध्यान देना होगा। साथ ही इस सत्र में जो हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय गजरौला, उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया, सर्वप्रथम विश्व में कहाँ स्थापित थी और इंडिया में समय समय पर उससे संबंधित जो भी एक्ट आई गंभीर हमारे बीच में उसको प्रस्तुत किया, जिससे कि हमारी जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें विभिन्न क्विज के माध्यम से इसको और हमें डेवलप करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हमारे बीच जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी जो अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म के बारे में हमें बताया, जैसे विद्या मित्र, विद्वान, ई-पीजी पाठशाला, एनएसडीएल, शोध संगोष्ठी, जिनका लाभ हम अपने बच्चों को दिए जाने के लिए तैयार किए जाने वाले ई कंटेंट में भी ले सकते हैं। अगर हमें अपना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, तो क्योंकि कोविड-19 के मध्य विभिन्न लाइब्रेरी में जाना संभव नहीं है, तो इसी ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने भी थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए उपलब्ध विभिन्न ई रिसोर्सेज का हमें भरपूर ज्ञान दिया है। और मेरा अपना मानना है कि हमारा जो सेमिनार था वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। इसके लिए मैं अपने वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर समता तोमर, को कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर विनीत अहलावत और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ ही आज के जो हमारे डॉक्टर विजय शंकर, उनके महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए मैं बहुत अपना आभार उनके लिए प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ। संपूर्ण उपस्थित वक्ताओं को पुनः मेरा बहुत बहुत आभार, संपूर्ण महाविद्यालय को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, स्पेशली आपको थैंक यू, क्योंकि आपने ही हमें इंस्पिरेशन दी थी इस वेबिनार को कराने के लिए। और मैं अपने सभी गेस्ट्स का, सभी स्पीकर्स का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई। साथ में विनीत सर का भी स्पेशली, क्योंकि उनकी वजह से ही ये वेबिनार हो पाई। डॉक्टर समता, would you please give me 2 minutes time? हाँ, यस सर। थैंक यू। आज मेरे लिए अच्छा दिन था, सौभाग्य था मेरा कि आज आपके वेबिनार के अलावा मुझे किसी अन्य वेबिनार से नहीं जोड़ना था। आज का पूरा दिन मेरा खाली था और आपने नोटिस की होगी कि मैं शुरू से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अवसर मिला सीखने का। और एक बात और मैंने नोटिस की जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर प्रमोद बात कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल लाइब्रेरियन से अपने प्रोफेशन की शुरुआत की। आपने भी इस बात को तस्लीम किया था। यहाँ ये संयोग ही है
कि मैं मेरी शिक्षा पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, उनकी शिक्षा भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार, उन्होंने रिफ्रेशर कोर्सेज सारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किए हैं। आपके लाइब्रेरियन साहब डॉक्टर राकेश, उन्होंने भी रिफ्रेशर कोर्सेज सारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किए। गाइड भी हमारे अलीगढ़ के ही थे। और जी, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है डॉक्टर प्रमोद जी की शुरुआत एज स्कूल लाइब्रेरियन की। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए स्कूल लाइब्रेरियन, और स्कूल भी कोई बहुत रेनाउंड स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 8th। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज लाइब्रेरियन इन ए स्कूल लाइब्रेरी। डॉक्टर प्रमोद ने अपने बारे में बताया, और अनेक नाम मैं ऐसे ले सकता हूं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास आउट हैं, लाइक प्रोफेसर साबिर हुसैन, a renowned name in the history of library science. He started his career as library attendant. इसी तरह से प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ, Professor C.P. Vashisht is a pillar in library and information science. He too started his career as library attendant. So what I'm trying to tell you is कि हम प्रोफेशन में आने के बाद हमें हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि हम अगले पायदान पर किस प्रकार अपना कदम रखें। I am happy to see Dr. Pramod has got high position in the profession. मैं जो भी कुछ हूं आपने बता दिया, लेकिन स्टिल नॉट ओनली मी, ऑल ऑफ अस ट्राई टू थिंक व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और ये जब तक सोच हमारे अंदर रहेगी तो हमारा तो विकास होगा ही, समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये सोच जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में रहती है, और अन्य विश्वविद्यालयों के भी छात्र बहुत अच्छी पोजीशंस पे एकदम छलांग मार देते हैं, लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है, वी स्टार्टेड अवर कैरियर फ्रॉम द बॉटम एंड ट्राई टू अचीव द जेनिथ ऑफ द प्रोफेशन, और ये केवल और केवल हार्डशिप से ही मिलता है। और मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ, आप अपने विद्यार्थियों से भी यही कहिए, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ आजकल कि जो हमारे पास आउट बच्चे हैं, जो उसी साल पास आउट होते हैं, उनको हम प्लेसमेंट की भी सुविधा देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो हमारा आज का पास आउट बच्चा चाहता है कि पहले ही दिन मैं टॉप लेवल पर पहुंच जाऊं। जी जी जी। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि बेटा ये पोस्ट आई है, आप इसके लिए अप्लाई करो, तो वो ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे उनसे हमने बहुत गलत बात कह दी। तो सक्सेस कम्स टू दोज हु नो हाउ टू वेट फॉर इट, एंड डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। तो हम यही शिक्षा देते हैं अपने छात्रों को, लेकिन बहुत मुश्किल से वो समझ पाते हैं इस बात को कि जो कुछ मिले, मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना ये होता है कि चाहे सैलरी कम हो, आप पहला प्रोफेशन, पहली नौकरी जो आप करें वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में करें। चाहे पद कम हो, सैलरी कम हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा होगा, लोग अगर अच्छे होंगे, तो आपको निश्चित तौर पर अपने आप को बदलने का अवसर मिलेगा। और जब आप बदलने का अवसर प्राप्त करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप स्वयं को भी बदल पाएंगे और फिर समाज को भी बदलेंगे। Thank you very much for providing me this 2 minutes time. सिद्दीकी सर, सर मैं भी अल्गेरियन हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद साबिर हुसैन also my research guide. I know sir, I know sir. Thank you sir, thank you. Thank you Samta. Thank you sir giving us such information. हम लोग सभी नीचे से ही शुरुआत करते हैं, अब एकदम, लेकिन जितनी हमारी जनरेशन है वो लगभग सभी ने छोटे से शुरुआत की है और बड़े की तरफ चल रहे हैं, और आगे भी कोशिश रखेंगे कि दूसरों को भी हम इसी तरह हेल्प कर सके जैसे हम लोगों की हेल्प किसी ने की थी। नाउ
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू जॉइनिंग अस। और ये वेबिनार को, ये वर्कशॉप बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मैडम से अब चाहूंगी कि परमिशन दी जाए कि वो इस वेबिनार को खत्म किया जा सके। परमिशन कर। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। विनीत जी। Yes, madam.